सेलेस्टिना को उम्मीद थी कि वह थोड़ा गुस्सा या निराश हो जाएगा, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने कितनी शांति से प्रतिक्रिया दी। तुम नाराज तो नहीं हो? अज़रियल के होठों से हंसी निकल गई और उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। मैं किस तरह का व्यक्ति बनूंगा यदि मैं आप पर इसलिए गुस्सा हो जाऊं कि आप मेरे स्वार्थ में शामिल नहीं होना चाहते? मुझे लगता है वह सही है। उनके लिए इस अनुबंध को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि यह उन्हें दिया गया कोई आदेश भी नहीं था। इसके अलावा सेलेस्टिना को अपने माता पिता और अज़रियल के माता पिता की ओर से यह अधिक स्वार्थपूर्ण लगा कि उन्होंने ये सब अब उन्हें बताया। यदि वह किसी को दोषी ठहराती तो वह वे ही होते, अज़रियल नहीं। फिर भी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? उसकी ओर भौहें उठाते हुए, उसे नाराज न करने की कोशिश करते हुए, उसने अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो? सेलेस्टिना ने उसे हैरान और थोड़ा हैरान होकर देखा। वह उससे ऐसा प्रश्न विशेष रूप से क्यों पूछेगा? ऐसा लगा जैसे अज़रियल को पहले से ही इसका उत्तर पता था, जिससे उसकी भौहें तन गईं। ऐसा नहीं था कि घटना को छिपाया गया था या ऐसा कुछ भी था। अज़रियल भी एक राजकुमार था, जिसका अर्थ ये था कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में वह अन्य लोगों से अधिक जानता था। लेकिन वह अब भी उलझन में थी कि उसने उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा। उसने अपने माता पिता के अलावा किसी को भी कभी नहीं बताया था कि वह हीरो क्यों बनना चाहती है, और सेलेस्टिना को यकीन था कि उन्होंने अज़रियल को भी कभी नहीं बताया होगा। मानो उसकी झिझक और उलझन को भांपते हुए अज़रियल ने एक बार फिर कहा, जब अंकल रागना और मेरे माता पिता चले गए तो आपकी अभिव्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति जैसी थी जिसे मैं कभी जानता था। कोई ऐसा जिसे वह जानता था। सेलेस्टिना उसे भ्रमित होकर देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी दर्दनाक चीज़ के बारे में सोच रहे थे। कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बेहद नफरत करते हैं और बदला चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अज़रियल को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जो शांति से उसकी भावनाओं का आकलन कर रहा था। उसे यकीन था कि भले ही वह ध्यान भटका रही हो, कम से कम वह अपनी भावनाओं को तो छुपा रही थी। या कम से कम वह तो यही सोचती थी। क्या मैं सचमुच इतना स्पष्ट था? पब फ्यूचर एड्स। सेलेस्टिना को नहीं लगता था कि वह ऐसी व्यक्ति है जिसे पढ़ना आसान है, इसलिए या तो उसने स्वयं को गलत समझा था या फिर उसने अज़रियल को कम आंका था। शायद दोनों भी। अज़रियल के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। लगता है मैं सही था। ओह, माफ़ करना, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा पूछना असभ्य था। सेलेस्टिना ने उसकी बातें सुनकर अपने होंठ काट लिए। नहीं, कोई बात नहीं। तुम सही कह रहे हो। मैं हीरो इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं बदला लेना चाहता हूँ। अज़रियल ने बीच में कोई बात नहीं रोकी और केवल ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी, जिससे उसे कृतज्ञता का एहसास हुआ। शायद आपको ये पहले से ही पता हो, लेकिन 7 साल पहले जब वह घटना घटी थी तो पीड़ितों में मेरे दादा दादी भी शामिल थे। मैं उनसे उतना ही प्यार करता था जितना अपने माता पिता से, शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि माँ और पिताजी आमतौर पर हमेशा व्यस्त रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अपने दादा दादी के साथ ज़्यादा समय बिता पाता हूँ। सेलेस्टिना के होठों से हंसी निकल गई। उस समय मैं सचमुच एक राजकुमारी जैसी महसूस करती थी। हालांकि माँ और पिताजी हमेशा व्यस्त रहते थे, फिर भी सब मुझ पर बहुत प्यार करते थे और मुझे बेइंतहा लाड़ प्यार करते थे। मेरे पास वो सब कुछ था जो मैं चाहती थी और मैं संतुष्ट महसूस करती थी, लेकिन मैं नासमझ थी जो सोचती थी कि ये हमेशा रहेगा। उन स्किनवॉकर्स के हमले ने मुझे एहसास दिलाया कि ये दुनिया वाकई कितनी क्रूर है। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन अज़रियल ने उसे ज़रा भी दिलासा नहीं दिया। वह बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी हरकतें देखकर सेलेस्टिना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप कितने क्रूर हैं। क्या आपको एक रोती हुई राजकुमारी को सांत्वना नहीं देनी चाहिए? सेलेस्टिना ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए मजाक किया। अज़रियल ने जवाब में मुस्कुराकर कहा, मैं अपने सामने बैठी राजकुमारी को इतना नाजुक नहीं पाता कि उसे मेरे जैसे किसी व्यक्ति के सांत्वना भरे शब्दों की आवश्यकता हो। सेलेस्टिना के सिर हिलाने पर उसके होठों से हंसी निकल गई। खैर, उस दिन के बाद से मैंने खुद से वादा किया कि जो कुछ हुआ उसका बदला लूंगा। बदला? भले ही तुम्हारे पिता ने उन स्किनवॉकर्स को पहले ही मार डाला हो। हमारी दुनिया में इस सारी त्रासदी का कारण स्किनवॉकर नहीं है। ये शून्य क्षेत्र है। जब तक शून्य क्षेत्र नष्ट नहीं हो जाता, तब तक अनगिनत अन्य दादा दादी, माता पिता या बच्चे कष्ट सहते रहेंगे। मैं शून्य क्षेत्र को नष्ट करना सुनिश्चित करूंगा और उन जीवों को अपने हाथों से मार डालूंगा। यही मेरा बदला होगा। अच्छा ऐसा है। अज़रियल ने आगे देखते हुए आह भरी। अब जो कोई भी सेलेस्टिना को सुनता और उसके चेहरे को देखता, वह बता सकता था कि उसने अपना मन बना लिया है। उसे यह समझाने का कोई उपाय नहीं था कि वह जो करने का प्रयास कर रही थी, वह शुद्ध पागलपन था।
अब वह मुझे पागल समझ रहा होगा। सेलेस्टिना ने चेहरे पर उदास मुस्कान के साथ सोचा। उसके लक्ष्य सुनकर किसी का ऐसा सोचना स्वाभाविक था। उसे समझ में नहीं आया कि उसने अज़रियल को ये बात क्यों बताई। शायद वह चाहती थी कि कोई उसे समझे और गंभीरता से ले। उसके लिए ये स्पष्ट था कि भले ही सेलेस्टिना के माता पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे भी उसके बदले पर विश्वास नहीं करते थे। ये देखते हुए कि शून्य क्षेत्र कितना बेतुका है, ये स्वाभाविक ही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कितना सराहनीय है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपनी बाईं ओर से आवाज सुनकर उसका सिर अज़रियल की ओर गया, जो अभी भी सामने देख रहा था। सेलेस्टिना को संबोधित करते हुए जब उसने ये शब्द कहे तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुमने अभी क्या कहा? सेलेस्टिना ने पूछा, ये सोचते हुए कि शायद उसने गलत सुना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपका लक्ष्य बहुत ही सराहनीय है। क्या मेरा बदला सराहनीय है? आखिरी चीज जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह थी प्रशंसा की। उसने ये भी सोचा था कि अज़रियल उसे बदला लेने से मना कर देगा, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। एक बार एक व्यक्ति था जो अपने परिवार के लिए बदला लेना चाहता था। वह जो मेरे चेहरे के भाव से मिलता जुलता था। अज़रियल की ओर देखते हुए उसने देखा कि वह उस सोफे को घूर रहा था जहां उसके माता पिता और उसके पिता जाने से पहले बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अज़रियल की रक्त लाल आंखें उसी व्यक्ति को देख रही थीं जो उसके सामने था। अज़रियल के होठों पर अचानक एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई, जिससे सेलेस्टिना अवाक रह गई। उस लड़के की छोटी बहन, माँ और पिता, असल में उसका पूरा परिवार, जिसने उसे अगली सुबह उठने का बहाना दिया था, किसी दरिंदे ने मार डाला। परिवार के जाने के बाद लड़के के पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसके पास बस उस दरिंदे से बदला लेने की इच्छा थी जिसने उसके परिवार को छीन लिया था। फिर भी वह उस दुनिया में अपना बदला लेने के लिए बहुत कमज़ोर था। वह दुनिया, क्या वह शून्य लोक की बात कर रहा है? क्या इसका मतलब है कि वह उस लड़के के साथ वहां था? वह अकेला नहीं था। सेलेस्टिना जानती थी कि अज़रियल शून्य क्षेत्र के किसी भी विजित स्थान पर नहीं था, इसलिए इसका मतलब यह था कि वह शून्य क्षेत्र के किसी अज्ञात क्षेत्र में था। लेकिन ये तथ्य कि वह अकेला नहीं था, उसे और भी अधिक जिज्ञासा पैदा कर रहा था कि वह शून्य क्षेत्र में इतने समय तक कहाँ था। उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार की मौत के लिए सिर्फ उस कमीने की जिम्मेदारी नहीं थी। उसके परिवार की मौत से ठीक पहले उस लड़के और उसके परिवार के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। बाद में उसे एहसास हुआ कि अगर उसने उनसे झगड़ा न किया होता और उन्हें दूर धकेलने के बजाय उनकी बात सुनी होती, तो वे अब भी जिंदा होते। उनकी मौत के लिए वह भी उतना ही जिम्मेदार था, शायद उससे भी ज्यादा, जितना कि उन्हें मारने वाला। फिर क्या हुआ? क्या उसे कभी अपना बदला नहीं मिला? किसी कारण से सेलेस्टिना को इसका उत्तर जानने की तीव्र इच्छा हुई। अज़रियल के होंठों से एक हंसी निकल गई। उसे लगा कि उस हंसी में कुछ गड़बड़ है, पर वह समझ नहीं पा रही थी। उसने ऐसा नहीं किया, उसने बस अपना बदला लेना छोड़ दिया। इसीलिए मैं इसे सराहनीय मानता हूँ, समझ रहे हैं? उसकी लाल आंखें एक बार फिर उसकी ग्रे आंखों से मिल गईं। उसकी निगाहों में एक खास तीव्रता थी जिससे वह दूर देखना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उस पर चिपकी हुई हों। आप भी अपना बदला लेने में उतने ही शक्तिहीन हैं जितना वह था, फिर भी आप हार नहीं मानते। जिस तरह से आप इसके बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, भले ही इसके लिए आपको पागल ही क्यों न कहा जाए। उसे यह जानकर अजीब लगा कि उसने अपना बदला लेने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने उसे डांटा या हतोत्साहित नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने उसकी दृढ़ता की प्रशंसा की। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे ऐसी बात कहेगा, और इससे वह खुश हो गई। शायद इसीलिए उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। लगता है हमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। हो, अज़रियल अचानक बोला, और उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। 1 घंटा बीत चुका था। ऐसा लगा जैसे केवल 5 मिनट ही हुए। हमें संभवतः उन्हें बता देना चाहिए कि हम इस अनुबंध से सहमत नहीं हैं। सही। ये कहते हुए अज़रियल और सेलेस्टिना दोनों खड़े हो गए। उसका मन अभी भी उस लड़के और उसके असफल बदले की बात पर अटका हुआ था। ऐसा क्यों लगा कि वह खुद से बात कर रहा था? अज़रियल के बोलने के तरीके में कुछ अजीब सी भावुकता थी, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वह क्या था। जब वह विचार कर रही थी, तभी अचानक उसने पीछे से अज़रियल को पुकारते हुए सुना, क्योंकि वह दरवाज़ा खोलने ही वाली थी। सेलेस्टिना पीछे मुड़कर उसने देखा कि अज़रियल वहां एक ऐसी मुस्कान के साथ खड़ा था, जिसे देखकर एक क्षण के लिए उसकी सांसें थम सी गईं। वह मोहित हो गई। जब हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगेंगे तो हम सगाई कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, हम
उसे बेहतर पता होना चाहिए था। उसे यह समझ लेना चाहिए था कि दोस्ती उसके जैसे व्यक्ति के लिए कभी नहीं बनी थी। यद्यपि वे सभी एक ही उम्र के थे, फिर भी उसके और अन्य बच्चों के बीच एक अदृश्य, दुर्गम दूरी थी, एक ऐसा अंतर जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। स्कूल या पार्क में कोई भी उसके जैसे अजनबी व्यक्ति के साथ खेलना नहीं चाहता था। वह उनके चुटकुलों पर नहीं हंसा, उनके खेल को नहीं समझा, और जब उसने उनमें शामिल होने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कम से कम, उसने खुद को यही बताया। ऐसा नहीं था कि उसे इस बात से ज़्यादा परेशानी थी कि उसके पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। उसने केवल इसलिए प्रयास किया ताकि उसकी माँ को चिंता न हो। उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। जब तक वो वहाँ थी, बस इतना ही काफ़ी था। उसके पिता ने उन्हें तब तक छोड़ दिया था जब तक वह बोलना भी नहीं सीख पाया था। वे दोनों ही थे, हमेशा से थे। लेकिन हर रात वह अपनी माँ को रोते हुए सुनता, अपने पिता का नाम टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह फुसफुसाता और खुद को बार बार दोषी ठहराता कि वह पर्याप्त अच्छी नहीं है। वह समझ नहीं पाया कि उसकी बात का क्या मतलब था। अपनी माँ जैसा दयालु और सौम्य व्यक्ति भला अच्छा कैसे नहीं हो सकता? शायद इसलिए कि वह बड़ा हो रहा था, दुनिया को अधिक समझ रहा था, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। जो प्रश्न उसके अंदर उबल रहे थे, वे अंततः एक दिन फूट पड़े। माँ, कोई मेरे साथ खेलना क्यों नहीं चाहता? उसकी आवाज़ में कोई उदासी नहीं थी, कोई कड़वाहट नहीं थी। बस एक सरल, मासूम जिज्ञासा। उन्होंने ज़्यादा जवाब की उम्मीद नहीं की थी, शायद सिर्फ कंधे उचकाकर या हल्की हंसी। लेकिन इसके बजाय, उसकी माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। वह भ्रमित और अनिश्चित होकर जड़वत हो गया। क्या उसने कुछ गलत कहा? क्या उसने अनजाने में उसे चोट पहुंचाई? वह क्यों रो रही थी? मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत माफ़ करना, सोल। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बार बार शब्दों को दोहराते हुए उसकी आवाज़ टूट रही थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसे समझ नहीं आया कि वह माफ़ी क्यों मांग रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह किस बात के लिए माफ़ी मांग रही थी। लेकिन उसे रोता देखकर उसके सीने में इतना दर्द हुआ कि वह उसे बयान नहीं कर सकता था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद वह थोड़ी शांत हुई। अभी भी उसे अपने पास पकड़े हुए, उसने उसके बालों को धीरे से सहलाया, जिस तरह वह हमेशा करती थी जब वह उसे दिलासा देना चाहती थी। इससे उसे अच्छा महसूस हुआ, उसे गर्मजोशी और सुरक्षा का एहसास हुआ, भले ही उसे समझ में नहीं आया कि वह परेशान क्यों थी। तुमने ऐसा क्यों पूछा, सोल? क्या तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो? अकेला? उसने इस बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। यह अकेलापन नहीं था जिसने उसे यह पूछने पर मजबूर किया, बल्कि यह तो एक साधारण जिज्ञासा थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे बच्चे उसे नज़रअंदाज करते हैं। अब तक उसे इसकी आदत हो चुकी थी। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। मैं बस ये जानना चाहता था कि कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता। उसकी माँ की पकड़ उस पर मजबूत हो गई, और जब उसने उसे पकड़ा तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा हिल रहा है। एक क्षण के लिए तो उसे लगा कि वह फिर से रोना शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय, उसने उसे और करीब से गले लगा लिया। सुनो, सोल, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तो तुम्हें मुस्कुराने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम मुस्कुराती हो, तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा सकारात्मक नज़र से देखते हैं। अगर तुम्हारा मन न भी हो, तो भी बस मुस्कुराती रहो। चाहे तुम रोना चाहो, चीखना चाहो, या हंसना चाहो, बस मुस्कुराओ। वह उलझन में उसकी ओर देखने लगा। लेकिन, क्या ये झूठ नहीं है? वह हमेशा उससे कहती थी कि झूठ मत बोलो, ईमानदारी महत्वपूर्ण है। तो फिर जब उसे मुस्कुराने का मन नहीं था तो वह उसे मुस्कुराने के लिए क्यों कहेगी? क्या ये खुश होने के बारे में झूठ बोलने जैसा नहीं था? उसकी माँ ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें उदास और थकी हुई थीं। कभी कभी, झूठ बोलना ही वह पाने का एकमात्र तरीका होता है जो आप चाहते हैं। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह जो चाहता है उसे पाने के लिए। वह वास्तव में समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन अगर उसकी माँ ऐसा कहती तो उसके लिए सुनना स्वाभाविक था। वह हमेशा जानती थी कि उसके लिए क्या अच्छा है। इसलिए यदि मुस्कुराने से चीज़ें बेहतर होती, तो वह अब से बस मुस्कुराता रहेगा। सोल, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे ही उसने उसका चेहरा अपनी छाती में छिपा लिया, उसके शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। उनका उद्देश्य उसे सांत्वना देना, उसे शांत करना, उसे सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस कराना था। लेकिन इसके बजाय, उन्होंने उसके अंदर एक अजीब, खोखला एहसास छोड़ दिया। तभी उसे कुछ बात समझ में आई। कुछ ऐसा जो वह चाहता था कि उसने न किया होता। उसकी माँ झूठ बोल रही थी। तारांकन 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 तारांकन।
तुम सचमुच घृणित हो। अज़रियल ने अपने पीछे से आती आवाज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह बालकनी से नीचे पार्टी से बाहर जा रहे मेहमानों को देख रहा था। उसका मन खाली था, उसके विचार दूर थे, वह चांदनी रात में लोगों के समुद्र को देख रहा था। आप उसे वहीं पा सकते थे, फिर भी आपने उसे जाने देने का निर्णय लिया, जिससे उसे आपसे बच निकलने का भ्रम हो गया। आवाज़ अब और करीब आती हुई बोली। लियो उसके बगल में दिखाई दिया, बालकनी की रेलिंग के सहारे झुककर, अज़रियल की मुद्रा को दोहराते हुए, जब वे दोनों नीचे मेहमानों को देख रहे थे। अज़रियल धीरे से हंसा, उसके विचार सेलेस्टिना के साथ उसकी आखिरी मुलाकात की ओर लौट गए। घबराए और भ्रमित होकर भागने से पहले उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया था। किसको पता था कि वह इतना प्यारा चेहरा बना सकती है? तुमने उसे क्यों जाने दिया? लियो की आवाज़ ने उसकी कल्पना को तोड़ दिया। अज़रियल ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और लियो की पन्ने जैसी आंखों की एक झलक देखी, जो घृणा से जल रही थीं। उनमें व्याप्त तीव्रता ने अज़रियल की मुस्कान को और भी व्यापक बना दिया, यद्यपि उसमें उदासी भी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उससे झूठ नहीं बोला, अज़रियल ने धीरे से कहा। मैं सगाई से पहले सचमुच ये समझना चाहती हूँ कि प्यार का क्या मतलब होता है। लियो ने तिरस्कार से भरी आवाज़ में उपहास किया, आप कितने नेक हैं। सही। अज़रियल की मुस्कान और भी बढ़ गई, जिसमें व्यंग्य भी शामिल था। क्या हम इस बात को भी नज़रअंदाज कर देंगे कि आपने प्रधान अध्यापिका को भी मूर्ख बनाया? लियो की आवाज़ अब और भी तीखी और जांचपूर्ण हो गई थी। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया, उसकी नज़र नीचे बैठे मेहमानों पर गई। मैंने वही किया जो मुझे करना था। इसके अलावा, शून्यकाल कोठरी की घटना के बाद उसे वह मिलेगा जो वह हमेशा से चाहती थी। और वह ये है कि लियो की जिज्ञासा बढ़ गई, उसका स्वर नर्म पड़ गया। अज़रियल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। एक सच्चा नायक। लियो ने गहरी हंसी हंसी। सच्चा हीरो, है ना? उसकी निराशा की कल्पना कीजिए जब उसे पता चलेगा कि वह तुम नहीं हो। अज़रियल ने आह भरी, उसकी सांसें ठंडी रात की हवा में धुंधली हो गईं। अरे! लियो ने उसका सामना किया और उनकी आंखें एक दूसरे से मिल गईं। यह क्या है? तुम सच में क्या हो? अज़रियल ने धीमी और जांचपूर्ण आवाज़ में पूछा। लियो की अभिव्यक्ति अस्पष्ट बनी रही। मैं क्या हूँ? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैं तुम हूँ। अज़रियल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम नहीं हो। अगर मैं सचमुच अपना दिमाग खो रहा होता, तो तुम वो इंसान नहीं होते जिसे मैं देखता। खासकर उन आंखों से तो बिल्कुल नहीं। लियो ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी निगाह स्थिर और रहस्यमय थी। तुम सचमुच मेरे विचार नहीं पढ़ सकते, है ना? तुम तो बस उनका अनुमान लगा रहे हो। अज़रियल ने लियो के चेहरे का अध्ययन करते हुए सोचा। इसके अलावा, यदि आप मेरी जगह होते तो आपको ये जानने में कोई परेशानी नहीं होती कि यह क्या है। अज़रियल ने अचानक अपनी आस्तीन ऊपर खींच ली, जिससे उसका बायां अग्रभाग दिखाई देने लगा। उसकी त्वचा पर एक टैटू बना हुआ था, जिसका डिज़ाइन बहुत ही भयावह था। इसके केंद्र में खोखली, अंतहीन आंखों वाली एक खोपड़ी थी, जिसकी सतह प्राचीन पत्थर की तरह टूटी हुई और जर्जर थी। खोपड़ी के पीछे बड़े पंख फैले हुए हैं, उनके पंख मुलायम पंखों से दांतेदार हड्डियों में बदल रहे हैं, जीवन और मृत्यु के बीच परिवर्तन में फंसे हुए हैं। खोपड़ी के नीचे एक रेत घड़ी लटकी हुई थी, जिसका ढांचा कांटेदार लताओं से घिरा हुआ था, जो अज़रियल के मांस में गिरती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो टैटू स्वयं जीवित हो। पृष्ठभूमि में एक दरांती लटकी हुई थी, जिसका ब्लेड भूतिया चमक के साथ चमक रहा था, तथा जिसका हैंडल प्राचीन रूनों से लिपटा हुआ था। आप जानते हैं, पिछले 2 महीनों से अपने परिवार से यह बात छिपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। खासकर आज। लियो टैटू को घूर रहा था, वह गहरे रंग के डिज़ाइन से मंत्रमुग्ध था, उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए उस पर टिकी हुई थीं। अज़रियल की मुस्कान उपहासपूर्ण हो गई। तुम्हें नहीं पता, है ना? इसीलिए तुम मैं नहीं हो। अगर तुम होते, तो तुम्हें ठीक पता होता कि इसका क्या मतलब है। तुम्हें रून्स पता होते, लेकिन तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं है। लियो की आंखें और भी अधिक घृणा से भर गईं, लेकिन वह चुप रहा, उसकी निगाहें अब तीखी और ठंडी हो गई थीं। इस दुनिया में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि यह क्या है, और रून्स को मेरी तरह समझते होंगे। उनकी बांह पर बना टैटू सिर्फ स्याही नहीं था, यह एक निशान था, एक प्रतीक था कि वह वास्तव में कौन था, ऐसा कुछ जो किसी सामान्य पुस्तक में नहीं लिखा गया था। अज़रियल और लियो एक दूसरे को घूरते रहे, उनकी आंखें एक दूसरे से मिली हुई थीं, पन्ना हरे रंग के विरुद्ध रक्तलाल, न तो बोल रहे थे, न ही दूसरी ओर देख रहे थे। अंततः लियो ने तनाव तोड़ते हुए आह भरी। ठीक है, इस बार तुम जीत गए। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें पूरी तरह बेवकूफ़ बना दिया है। उसने फिर से अज़रियल के टैटू पर नज़र डाली, वह सिहर उठा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है या इसका क्या मतलब है, लेकिन यह मुझे सिहरन पैदा करता है। उस चीज़ को छिपाओ।
अज़रियल ने अपनी आस्तीन नीचे खींचकर टैटू को ढक लिया। धन्यवाद। लियो की आंखों में नफरत गायब हो गई और उसकी जगह एक थका हुआ भाव आ गया जब उसने अज़रियल को देखा। मैं अब विदा लेता हूँ। अज़रियल ने भौहें चढ़ाईं, तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम असल में कौन हो? लियो ने अपना सिर हिलाया। मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं। इसके अलावा तुम्हें तो पहले से ही शक हो गया होगा कि मैं क्या हूँ। इससे पहले कि अज़रियल जवाब दे पाता, लियो गायब हो गया, हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। अज़रियल ने आह भरी और बालकनी की रेलिंग के सहारे झुक गया, ठंडी धातु उसकी पीठ पर दब रही थी। सच में, ये कितना घटनापूर्ण दिन रहा। वह रात को सोने के लिए सोने ही वाला था कि उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी, आसमान से कोई चीज़ नीचे आती हुई। नाजुक सफ़ेद गुच्छे हवा में उछल रहे थे, ऊपर के अंधेरे से आलस से बहते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बर्फ चुपचाप, लगभग धीरे धीरे गिर रही थी, प्रत्येक टुकड़ा ऐसे घूम रहा था मानो दुनिया का सारा समय उसके पास ही हो। नीचे बैठे मेहमानों ने भी इसे देखा और अपनी बातचीत रोककर आसमान की ओर देखने लगे। अज़रियल उदास होकर मुस्कुराया, उसकी आंखों में बर्फ की झलक दिख रही थी। एक सफ़ेद क्रिसमस हो। प्रिय माँ, पिताजी और लिया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। आप इसे पढ़ने के लिए यहाँ नहीं हैं, और शायद इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप होते तो मुझे ये लिखना ही नहीं पड़ता। घर अब कितना शांत है। कभी कभी मैं लिविंग रूम में बैठकर बस सुनता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि हॉल में तुम्हारे कदमों की आहट या किचन में केतली की आवाज़ सुनाई दे। पर ये तो बस सन्नाटा है। ये जगह कभी जिंदगी से भरी थी, तुमसे। अब ये किसी कब्र जैसी लगती है और मैं अंदर कैद हूँ। मैं उम्मीद करता रहता हूँ कि तुम वापस आओगे, दरवाजे से अंदर आओगे और मुझे बताओगे कि ये सब एक गलती थी, कि तुम सच में नहीं गए हो। लेकिन तुम कभी नहीं जाते, और मुझे अब एहसास होने लगा है कि तुम कभी नहीं जाओगे। मैंने इसे संभालने की कोशिश की है, मजबूत बने रहने की, जैसा आप चाहते हैं, लेकिन मैं नाकाम हो रहा हूँ। हर दिन बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं बहुत खाली महसूस करता हूँ, जैसे मैं बस दिखावा कर रहा हूँ, ऐसा जीवन जीने का नाटक कर रहा हूँ जिसका अब कोई मतलब नहीं है। बस एक ही चीज़ जो शायद मेरी मदद कर सकती थी, वह थी बदला लेना, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं? उसे तो बस 10 साल की जेल हुई। तुम सबको मुझसे छीनने के लिए 10 साल। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दोषी होने का नाटक किया, मानो बस इतना ही काफ़ी हो। मानो दुनिया एक क्रूर मजाक कर रही हो और मैं ही उसका मजाक हूँ। मैंने सोचा था कि जब मैं उसे उस अदालत कक्ष में देखूंगी तो मुझे कुछ महसूस होगा, कुछ भी, लेकिन मुझे बस वही खालीपन महसूस हुआ जो तुम्हारे जाने के बाद से मुझे खाए जा रहा है। अब तो मेरा गुस्सा भी खोखला लगता है। मैं उसे भी रोक नहीं पा रहा था। बाकी सब चीज़ों की तरह वो भी मेरी उंगलियों से फिसल गया। मैं उन सभी बातों के बारे में सोचता रहता हूँ जो मैंने नहीं कही, उन सभी समयों के बारे में सोचता रहता हूँ जब मुझे तुम्हें लंबे समय तक गले लगाना चाहिए था, तुम्हारी बात अधिक सुननी चाहिए थी, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपना मौका गंवा दिया और मैं इसके लिए खुद को माफ़ नहीं कर सकती। तुम भी नहीं कर सकती, है ना माँ? कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि अस्पताल में अपने आखिरी पलों में आपने मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा। मैं इसका हकदार था, अब मैं ये जानता हूँ। काश मैंने तुम्हें सच बता दिया होता। काश मैंने इसे छिपाने की कोशिश न की होती, तो शायद हम लड़ते ही नहीं। शायद अंत में तुम्हें मुझसे नफरत न होती। शायद तुम अब भी यहाँ होते। पर मैं नहीं था और अब बहुत देर हो चुकी है। यह मेरी गलती है। अब मैं इसे साफ साफ देख सकता हूँ, लेकिन इससे क्या फ़ायदा? अपराधबोध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और मुझे नहीं पता कि इसके साथ कैसे जीना है। मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत बहुत माफ़ करना। सब कहते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, वक्त सब ठीक कर देता है। पर मुझे उन पर यकीन नहीं होता। कैसे हो सकता है? तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ फिर से कैसे ठीक हो सकता है? दर्द इतना गहरा है, इतना लगातार। ऐसा लगता है जैसे कोई घना कोहरा हो जिसके आर पार मैं देख नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मुझे सोने से डर लग रहा है क्योंकि तभी सपने आते हैं, ऐसे सपने जिनमें आप अभी भी यहीं हैं, जहाँ सब कुछ ठीक है। और फिर मैं जागता हूँ और मुझे फिर से एहसास होता है कि तुम जा चुकी हो। हकीकत किसी भी बुरे सपने से भी बदतर है। लेकिन मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकती। इसे ख़त्म करना आसान रास्ता होगा और मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं कभी कभी इसके बारे में सोचती हूँ, जितना मैं स्वीकार करना चाहती हूँ उससे ज़्यादा, लेकिन मुझे पता है कि इसके लिए भाग जाना होगा। और मैं उस तरह की शांति का हकदार नहीं हूँ। शायद यही मेरी सज़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ूं, जबकि मैं बस यही चाहता हूं कि वापस चला जाऊं ताकि तुम मेरे साथ रहो। मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है कि कभी कभी लगता है कि मेरा दिल सचमुच टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बस दिन ब दिन दर्द होता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस खत को कैसे ख़त्म करूं, क्योंकि मैं इसे ख़त्म करना ही नहीं चाहती। इसे ख़त्म करना एक और अलविदा जैसा लग रहा है, और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं हो पाऊंगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है कि मैं मर रहा हूं। मुझे माफ़ करना, मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ करना। आपकी निराशा, लियो। तारांकन तारांकन। बड़े भाई, बड़ी बहन, क्या आप दोनों अकादमी के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न एक युवा लड़की की ओर से आया था, जो 10 साल से अधिक उम्र की नहीं थी, जिसके लंबे सुनहरे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और चमकदार नीली आंखें आसमान की तरह साफ थीं। यूना, ओह हाँ, हम हैं। सच कहूं तो मैं प्रवेश परीक्षा को लेकर थोड़ा घबराया हुआ हूं। लड़के ने जवाब दिया, उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें यूना की तरह थीं जब वह सोफे पर बैठा था। उसके बगल से एक हल्की हंसी की आवाज़ आई। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ल्यूमिने। मुझे शक है कि कोई भी 16 साल की उम्र में ग्रेड 3 इंटरमीडिएट को अस्वीकार करेगा। तुम शायद प्रथम स्थान पर रहोगी, समझ रही हो। उसकी बचपन की दोस्त येलेना हॉट ने मुस्कुराकर उसे चिढ़ाया। उसके काले बाल और हरे पन्ने जैसी आंखें शरारत से चमक रही थीं। ल्यूमिन वर्सिले ने उसे देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया, और वह थोड़ा आश्वस्त महसूस कर रही थी। मुझे लगता है आप सही हैं। येलेना ने भी उसकी मुस्कान का जवाब दिया। हे भगवान, तुम दोनों अभी से माँ और पिताजी जैसे क्यों नहीं हो? यूना ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि वे सुन नहीं सके। ओह, वैसे मम्मी और पापा कहाँ हैं, यूना? ल्यूमिने ने चारों ओर देखते हुए पूछा। यूना ने रसोई घर की ओर इशारा किया। तुम दोनों के जाने के बाद से वे पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तो आंटी और अंकल को भी बुलाया है, बड़ी बहन। अरे, मम्मी पापा भी आ रहे हैं? येलेना ने आश्चर्य से पूछा। यूना ने सिर हिलाया और येलेना की अभिव्यक्ति नर्म पड़ गई। लगता है हमें एक पूरी विदाई पार्टी मिलने वाली है। इस विचार से ल्यूमिने का दिल खुश हो गया। ये तथ्य कि उसके पिता काम में व्यस्त रहने के बजाय उसकी माँ की मदद कर रहे थे, उसके चेहरे पर मुस्कान ला देता था। उनके पिता, जो एक छोटे से संघ के अध्यक्ष थे, अक्सर जिम्मेदारियों से अभिभूत रहते थे। ल्यूमिन को पता था कि यदि वह भविष्य में स्वतंत्र होना चाहता है तो उसके लिए 4 महान कुलों में से किसी एक के साथ जुड़ने या नायक बनने के लिए सरकार के लिए काम करने के बजाय एक संघ शुरू करना या उसमें शामिल होना हमेशा एक विकल्प था। लेकिन वह ये भी समझते थे कि किसी संघ में शामिल होने या उसका नेतृत्व करने का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इसमें अनगिनत नियमों का पालन करना होता था, जिसमें यह अनिवार्यता भी शामिल थी कि यदि गिल्ड मास्टर कम से कम मास्टर हो तो उसे किसी पवित्र राजधानियों में से एक में गिल्ड मुख्यालय स्थापित करना होगा। पवित्र राजधानी पर शासन करने वाले महान कुल की स्वीकृति आवश्यक थी, तथा किसी भी महत्वपूर्ण मिशन के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक थी। एक नायक के लिए सच्ची स्वतंत्रता लगभग असंभव थी। पिछले सप्ताह से इंटरनेट पर ग्रेट क्रिम्सन कबीले के राजकुमार अजील क्रिम्सन के बारे में अफवाहें फैल रही हैं। टीवी पर एक समाचार रिपोर्टर की आवाज़ ने उनका ध्यान बातचीत से हटा दिया। अज़रिएल क्रिम्सन, ल्यूमिन ने सोचा, ये याद करते हुए कि कैसे राजकुमार पिछले 2 वर्षों से गायब था, जिससे कई लोगों को विश्वास हो गया कि या तो उसकी मृत्यु हो गई है या उसे क्रिम्सन कबीले से निर्वासित कर दिया गया है। कथित तौर पर, राजकुमार अज़रिएल क्रिम्सन इस वर्ष क्रिम्सन कबीले द्वारा आयोजित क्रिसमस भोज में अचानक प्रकट हुए। उन्होंने नेबुला राजकुमार कैलियस नेबुला को चुनौती दी और उसे भारी पराजय दी। पहले वर्षों के पूर्व रैंक 2 राजकुमार अज़रिएल ने भोज में ये भी पुष्टि की कि वह हीरो अकादमी में भाग लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार अज़रिएल ने पिछले 2 वर्ष शून्य क्षेत्र में, विजित प्रदेशों से बहुत दूर, जीवित रहते हुए बिताए तथा अकेले ही अकल्पनीय शून्य प्राणियों को पराजित किया। रिपोर्टर की आवाज़ जारी रही, अज़रिएल के बारे में उड़ रही अफवाहें इतनी अविश्वसनीय लग रही थीं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल था। ये सब नकली होना चाहिए। शून्य क्षेत्र में अकेले जीवित रहना बेतुका है, एक राजकुमार के लिए भी। इसके अलावा, क्या राजकुमार कैलियस ग्रेड 2 इंटरमीडिएट नहीं है? वह तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है ना? येलेना ने कहा, उसकी आवाज़ में संदेह स्पष्ट था, जबकि यूना, जो पूरी बात समझने के लिए बहुत छोटी थी, चुपचाप सुनती रही। हालांकि, ल्यूमिन ने अपना सिर हिला दिया। किसी उच्च श्रेणी के व्यक्ति को हराना असंभव नहीं है। ये कौशल पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि राजकुमार कैलियस अपनी अत्यधिक शक्ति और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं,
मैं राजकुमार अज़रियल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन यदि वह राजकुमार कैलियस से तेज़ हैं या उनकी शारीरिक शक्ति बेहतर है, तो उच्च श्रेणी के व्यक्ति को हराना संभव है। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अगर अफवाहें सच हैं तो अज़रियल क्रिम्सन या तो मेरे जितना ही शक्तिशाली है, या राजकुमार कैलियस से भी अधिक शक्तिशाली है। ल्यूमिने ने सोचा, उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। यदि अफवाहें सच हैं, तो प्रथम स्थान प्राप्त करना उतना आसान नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। जैसे ही उसने सिस्टम द्वारा सौंपी गई खोज पर विचार किया, घबराहट फिर से बढ़ने लगी। वह किसी को निराश नहीं करना चाहते थे और अकादमी में प्रथम स्थान प्राप्त करने से उनके पिता के संघ को काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे पास अज़रियल क्रिम्सन की एक आधिकारिक तस्वीर है जिसमें वह बालकनी से बाहर देख रहे हैं। रिपोर्टर ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन जब स्क्रीन पर छवि चमकी तो वह धुंधली थी, जिससे अज़रियल का चेहरा स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया। वाह! यूना की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह बहुत सुंदर लग रहा है। तुम उसे ठीक से देख भी नहीं सकते, ल्यूमिने ने चिढ़कर जवाब दिया, जबकि एलेना ने अपनी हंसी दबा ली। हाँ, सच में, तुम बहुत छोटी हो। ल्यूमिन ने आह भरी। अकादमी को लेकर उसकी पहले की घबराहट अब उसकी छोटी बहन की ओर मुड़ गई। CASC और ESC के बीच अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, सिवाय इसके कि CASC बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से अधिक आबादी वाला है। वास्तव में, CASC को पूरे विश्व में सबसे घनी आबादी वाला शहर माना जाता है। इसमें हीरो अकादमी और शून्यकाल कोठरी स्थित है, जो इसे 4 महान कुलों और सरकार द्वारा शासित एक पवित्र राजधानी बनाती है। वर्तमान में जैस्मीन कार की पिछली सीट पर बैठी थी और अज़रियल उसके बगल में था, जबकि ड्राइवर और एक अंगरक्षक आगे की सीटों पर बैठे थे। वे प्रवेश परीक्षा के लिए हीरो अकादमी जा रहे थे। क्रिम्सन कबीले के बच्चों के रूप में उनके चारों ओर सुरक्षा कड़ी थी। एक काली कार उनके आगे चल रही थी और दूसरी पीछे चल रही थी। हालांकि उन्होंने अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था सीमित कर रखी थी। दुर्भाग्यवश, किसी भी नौकर को अकादमी में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जिसका अर्थ था कि उन्हें स्वयं ही अपनी देखभाल करनी होगी। नोल, जो उनके साथ था, किसी कारणवश उनके पीछे वाली कार में बैठना चाहता था। क्रिम्सन हवेली को छोड़ना एक संघर्ष था, जिसमें जैस्मीन को अपनी रोती हुई मां को जेल से दूर करना पड़ा। उनके पिता, हालांकि गंभीर भाव बनाए हुए थे, लेकिन जैस्मीन को मूर्ख नहीं बना सके। वह जानती थी कि वे भी उन्हें जाने देने के लिए उतने ही अनिच्छुक थे। अपने बगल में देखते हुए जैस्मीन ने देखा कि अज़रियल खिड़की से बाहर घूर रहा था। उसका चेहरा भावशून्य था। उसने मन ही मन आह भरी, अभी भी वही हो। जब से अज़रियल शून्य क्षेत्र से लौटा है, तब से बहुत कुछ बदल गया है। जैस्मीन ने अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाना शुरू कर दिया था, और यह प्रक्रिया अज़रियल की वापसी से आसान हो गई थी, जिससे उनके परिवार में आई दरार ठीक होती दिख रही थी। फिर भी, इस नई निकटता के उत्प्रेरक होने के बावजूद अज़रियल ने स्वयं को उनसे दूर कर लिया था। ऐसा नहीं था कि वह उनसे बचता था। वास्तव में, चाहे उनकी माँ कितनी भी चिपकू क्यों न हो गई हो, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। इसके बजाय, वह गर्मजोशी से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसका ध्यान पसंद आ रहा हो। माँ ने भी ज़रूर गौर किया होगा। वह उसे अपने तरीके से देख रही हैं। जैस्मीन ने सोचा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जैस्मिन ने भी उस पर नज़र रखने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे मजाक में परेशान करके अपने पुराने भाई बहन के रिश्ते को फिर से जगाने की कोशिश की। लेकिन उसने जो भी किया, अज़रियल कभी क्रोधित नहीं हुआ। उन्होंने एक सौम्य दूरी बनाए रखी, कभी भी उस पर या उनके माता पिता पर अपना आपा नहीं खोया। जैस्मीन ने उदास होकर अज़रियल की ओर देखा। ये बहुत अकेलापन भरा रहा होगा। पब फ्यूचर एड्स। वह नहीं जानती थी कि शून्य लोक में उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। उसका एक हिस्सा सीधे पूछने से डर रहा था। उसने नोल से जवाब जानने की कोशिश की थी, अपनी जिज्ञासा का संकेत देते हुए, लेकिन वह चुप रहा। किसी कारण से, नोल अज़रियल के प्रति बहुत वफादार था, और जब तक उसे अनुमति न दी जाए, वह शून्य क्षेत्र में बिताए गए समय के बारे में बात करने से इनकार कर देता था। उसका व्यवहार परेशान करने वाला था। जैस्मिन को यकीन था कि अगर अज़रियल ने नोल से आत्महत्या करने के लिए कहा तो वह हिचकिचाएगा नहीं। इस विचार से वह भयभीत हो गई। ऐसा बंधन बनाने के लिए उन्हें क्या क्या सहना पड़ा। लेकिन जैस्मीन के लिए सबसे अधिक हैरान करने वाली बात क्रिसमस भोज में अज़रियल का व्यवहार था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। अज़रियल कभी भी सक्रिय किस्म की नहीं थी, या कम से कम उसे ऐसा लगता था कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त थी। जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, वह किसी आकर्षक राजकुमार जैसा था, जिसने पूरे भोज पर नियंत्रण कर लिया था। वह निश्चित रूप से कुछ योजना बना रहा था, लेकिन वह क्या थी, ये रहस्य बना रहा।
ध्वनि अवरोधक के नीचे प्रधानाध्यापिका और संत सोलोमन के साथ अज़रियल की बातचीत इसका एक और सबूत थी। वे जो भी चर्चा कर रहे थे वह महत्वपूर्ण लग रहा था। उनके पिता से अंतर्दृष्टि मांगना बेकार होगा, वह अपने बच्चों को अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेने देने में विश्वास करते थे और जब तक अत्यंत आवश्यक न हो हस्तक्षेप नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनकी माँ भी अज़रियल की योजनाओं के बारे में अंधेरे में थी। अचानक जैस्मीन को ये याद आया कि कैसे अज़रियल की सेलेस्टिना से भोज में सगाई होने वाली थी। हाँ, वह किसी युवती का दिल जीतने में सक्षम नहीं है। जैस्मिन ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। उसने फिर से आह भरी जब उसने अज़रियल की ओर देखा। फिर भी, मुझे आशा है कि आप जो भी आपको रोक रहे हैं उसे छोड़ देंगे। तारांकन 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 तारांकन। जब कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली हो और व्यक्ति ने उसके लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली हो तो घबराहट महसूस होना स्वाभाविक है। उस घबराहट के साथ संदेह भी आता है, बहुत सारा। कार की खिड़की से बाहर गुजरते दृश्य को देखते हुए अज़रियल के मन में कई शंकाएं उठ रही थीं। क्या मैंने पर्याप्त किया? मैंने कुछ भी अनदेखा नहीं किया, है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? आज प्रवेश परीक्षा के बाद परसों कक्षाएं शुरू होंगी। इतनी जल्दी शुरू होना अकादमी के कर्मचारियों की कार्यकुशलता को दर्शाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी था, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के शून्यकाल कोठरी की ओर जाने से पहले केवल एक सप्ताह ही शेष था, जिसके कारण संभावित रूप से विनाशकारी घटना घट सकती थी। अज़रियल को पता था कि उसे किसी भी क्षण शून्यकाल कोठरी घटना के लिए खोज प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ता है, मैं शायद इस बार इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। वह इस बात को लेकर निश्चिंत था। ये सोचकर निराशा हुई कि वह सभी पुरस्कारों से वंचित रह जाएगा, लेकिन यह आवश्यक था उसके लिए। जैसे ही उस क्षण की वास्तविकता सामने आई, एक और गहरा विचार अज़रियल के दिमाग में आया जो आगे आने वाली त्रासदी का मुख्य सूत्रधार था। नियोजेनेसिस जनता के लिए वे स्पष्ट शत्रु थे जिन्हें मानवता के भविष्य को नष्ट करने पर तुले संगठन के रूप में चित्रित किया गया था। ये कथा थी सरल और भयावह रूप से स्पष्ट। फिर भी अज़रियल को बेहतर पता था। वह उनके कार्यों के पीछे छिपी गहरी और अधिक जटिल सच्चाई को जानता था। वह अपना असली लक्ष्य जानता था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने नियोजेनेसिस के तरीकों या उनके दृष्टिकोण का समर्थन किया था। से बहुत दूर, वह उनके तर्क को समझता था, भले ही वह उसे स्वीकार न कर सके। जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वह नैतिक रूप से गलत था, लेकिन उनके दृष्टिकोण से यह एक पीड़ादायक आवश्यकता थी। अज़रियल स्वयं को उन पर दोष देने के लिए तैयार नहीं था, या यूं कहें कि स्वयं पर। वह उनके इरादों और उनकी हताशा को समझ गया, लेकिन समझ का मतलब समर्थन नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं कि अज़रियल का मानना था कि वह स्वाभाविक रूप से सही था, नहीं। यह इस बारे में नहीं था कि वह सोचता था कि वह सही है या गलत। वह दोनों ही अच्छी तरह जानते थे कि इस दुनिया में क्या होने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि आप इस सब के बारे में क्या सोच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैडम, सर, हम आ गए हैं। ड्राइवर की आवाज़ ने अज़रियल के विचारों को तोड़ दिया और उसे और जैस्मीन को वर्तमान में वापस खींच लिया। किसी ने भी यह नहीं देखा कि कार रुक गई थी। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अद्वितीय कौशल होना चाहिए। जैस्मीन के साथ कार से बाहर निकलते हुए उसने अपनी बाहें फैलाईं और अपने सामने के दृश्य को निहारा। हीरो अकादमी भवन की वास्तुकला प्रभावशाली थी, फिर भी साधारण थी, जिसमें सुंदर पत्थर के अग्रभाग और मेहराबदार खिड़कियां थीं। एक चौड़ा पत्थर का रास्ता प्रवेश द्वार की ओर जाता था, जहां बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे खुले हुए थे। उद्धरण डॉट 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 कितना सामान्य है। पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें कुछ भी बेतुका या असाधारण नहीं था। हीरो अकादमी सामान्य दिख रही थी। आश्चर्यजनक रूप से यह कॉलेज, कम से कम बाहर से देखने पर, एक अत्यंत प्रतिष्ठित कॉलेज जैसा ही था, जैसा उसने अपनी पिछली दुनिया में देखा होगा। वह अकादमी के आसपास की आधुनिक इमारतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, जिसके कारण ये जगह थोड़ी बेमेल लगती थी। होगा छात्रावास की इमारतें। क्या आप तैयार हैं? जैस्मिन ने शांत स्वर में पूछा। वह उसका इंतजार कर रही थी, जबकि दोनों ने अपनी ओर आ रही चौंकने वाली निगाहों और बुदबुदाहट को नज़रअंदाज कर दिया। अज़रियल मुस्कुराया। बिल्कुल। अंततः मुख्य कहानी शुरू होने का समय आ गया था, वह कहानी जिसे अज़रियल ने अपनी पिछली दुनिया में अनगिनत रातों तक बिना सोए पढ़ा था। नायकों के पथ के बारे में कहानी। मैं पहले से ही मृत महसूस कर रहा हूँ। अज़रियल सोफे पर बैठ गया, उसके होठों से एक थकी हुई आह निकल रही थी। जैसे ही नोल ने दरवाज़ा बंद किया, वह अज़रियल के बगल में बैठने के बजाय उसके सामने रखी बड़ी मेज पर झुक गया। मैं तो उन सब का सिर काट सकता था, गुरुजी। नोल की बात न सुनने का नाटक करते हुए अज़रियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
अकादमी के द्वार में प्रवेश करने के बाद अंगरक्षकों को पीछे आने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें स्पष्टतः वापस लौटना पड़ा। जैस्मीन ने भी अज़रियल से अपने रास्ते अलग कर लिए थे, क्योंकि अब वह छात्र परिषद की अध्यक्ष थी और उसे विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन करना था। सौभाग्य से अकादमी से कोई व्यक्ति गेट पर नोल और अज़रियल का इंतजार कर रहा था तथा उन्हें उस कमरे तक ले गया जहां वे परीक्षा के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यद्यपि अकादमी का दावा था कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था, फिर भी 4 महान कुलों के बच्चों को अनिवार्य रूप से विशेष व्यवहार प्राप्त होता था। राजकुमार के रूप में अज़रियल की स्थिति का अर्थ था कि उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जो सामान्यतः अन्य लोगों को नहीं मिलते। महान कुलों के अन्य बच्चों के लिए भी यही सत्य था। वह भाग्यशाली था। इस कमरे तक गलियारों से होकर चलना बहुत थका देने वाला था, क्योंकि सभी की निगाहें उस पर ही लगी हुई थीं। यहाँ तक कि उसे और नोल को आगे ले जा रहे व्यक्ति के चेहरे पर भी वही भाव थे, लेकिन उन्हें खुद को रोकना पड़ा। अज़रियल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, विशेष रूप से आगामी शून्य कालकोठरी घटना के बारे में, जिससे वह अपनी उपस्थिति या अन्य तुच्छ मामलों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर भी उन्हें अपने राजसी आचरण को कुछ हद तक बनाए रखना था, जो कि थका देने वाला था। वह बस खुश था कि अभी तक किसी ने उससे संपर्क नहीं किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पहले से ही यहाँ है। यदि वह कमरे से बाहर जाता तो शायद उसका सामना नायक या किसी अन्य मुख्य पात्र से हो जाता। ये कहना झूठ होगा कि वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक नहीं थे। कौन नहीं होगा? जिन पात्रों के बारे में उन्होंने इतने लंबे समय तक पढ़ा था, उन्हें अब जीवित देखना, उसी अकादमी में रहना और सांस लेना उनके लिए उत्सुकता महसूस करना स्वाभाविक था। अज़रियल ने अपनी आंखें खोलीं और नोल की ओर देखा, जो उसे घूर रहा था। क्या कुछ बात है, गुरुजी? अज़रियल ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। मुझे कितनी बार तुमसे कहना पड़ेगा कि मुझे मास्टर कहना बंद करो? अरे, आप जानते हैं कि यह असंभव है। आखिरकार आप मेरे गुरु हैं। पब फ्यूचर एड्स। नोल ने नाटकीय ढंग से अपना सिर हिलाया और शीर्षक छोड़ने से इनकार कर दिया। हाँ, सच में, तुम बहुत गंभीर हो। यह कोई बुरी बात नहीं है कि मेरे साथ नोल जैसा वफादार व्यक्ति हो। नहीं, अज़रियल ने अचानक कहा, उसका स्वर अधिक गंभीर था। नोल ने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया और अपनी मुद्रा सीधी कर ली। क्या कुछ गड़बड़ है, गुरुजी? उद्धरण चिन्ह ... पृथ्वी पर रहना कैसा लगता है? नोल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। खैर, मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं देखा है, सिवाय मास्टर के घर के, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। मुझे ये बहुत पसंद है, खासकर धरती पर मिलने वाला खाना। व्हाइट हेवन में आपको कभी भूख नहीं लगेगी, खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हे भगवान, ये तो वरदान की बजाय अभिशाप था। अज़रियल ने नोल के उत्साह को समझते हुए सिर हिलाया। वह सही कह रहे हैं। इस दुनिया में भोजन इतना स्वादिष्ट है कि उसके लिए मरना भी पड़ता है। मैं पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के विभिन्न व्यंजनों को आजमाना चाहता हूँ। नोल का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था और वह इस विचार से ही लार टपकाने लगा था। अज़रियल ने नोल के व्यवहार पर अनजाने में ही मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले शब्द बोलते समय उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम्हें पता है कि मेरी योजना का पालन करने का मतलब ये हो सकता है कि तुम कभी कुछ और नहीं खा पाओगे। तुम मर भी सकते हो। अज़रियल के शब्दों पर नोल सख्त हो गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने अज़रियल की आंखों में सीधे देखा। गुरुजी, यदि आप न होते तो मुझे कभी भी उस दिव्य आशीर्वाद के बारे में पता न चलता जो देवताओं ने हमें दिया है, ऐसा कुछ जो मुझे खुशी से रोने पर मजबूर कर सकता है। भोजन। उनकी दृष्टि अविचल थी, शुद्ध ईमानदारी और निष्ठा से भरी हुई थी। नोल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरा जीवन आपने दिया है, इसलिए यह उचित होगा कि मैं आपके लिए मर जाऊं। अपने प्रति निष्ठा और प्रशंसा के ऐसे हृदयस्पर्शी शब्द सुनकर अज़रियल केवल हंस सका। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। इसके अलावा, गुरुजी, नोल खत्म नहीं हुआ था। इस दुनिया के बारे में मेरा ज्ञान एक बच्चे के समान हो सकता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, और मुझे कभी डर नहीं लगेगा। इससे पहले कि अज़रियल नोल के कथन का जवाब दे पाता, दरवाजे पर दस्तक हुई, जो चरमराहट के साथ खुला। राजकुमार अज़रियल, सर नोल। वही व्यक्ति जो उन्हें पहले कमरे तक ले गया था, वहां खड़ा था। वह थोड़ा झुका। परीक्षा शुरू होने वाली है, कृपया मेरे पीछे आइए। अज़रियल खड़ा हुआ और उसकी ओर चलने लगा। उसके पीछे नोल भी था। स्टाफ सदस्य, जिसने छात्र वर्दी नहीं पहनी थी, ने संकेत दिया कि वह संभवतः प्रशिक्षक था या अकादमी में उसकी कोई अन्य भूमिका थी। जैसे ही स्टाफ सदस्य मुड़ा और उनके आगे चलने लगा, अज़रियल ने धीरे से, बस इतनी ऊंची आवाज में बात की कि नोल सुन सके। अरे, नोल,
नोल चलते रहे, लेकिन उन्होंने अज़रियल की ओर देखा, जिसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। पृथ्वी पर साथ बिताए समय के बाद से यह एक दुर्लभ दृश्य था। जब ये सब खत्म हो जाए तो चलो साथ में बुफे पर चलें, ठीक है? नोल का चेहरा खुशी से चमक उठा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। तारांकन 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 तारांकन। लगता है इस साल हमारे पास बहुत सारे जीवंत बच्चे हैं। प्रशिक्षक साल्वेटर ने हंसते हुए बड़ी सफ़ेद संगमरमर की मेज के अंत में आखिरी सीट ली और दूसरों के साथ बैठ गए। 3 अन्य प्रशिक्षक पहले से ही मेज पर बैठे थे। साल्वेटर के बाईं ओर प्रशिक्षक सोलोमन बैठे थे, जो अपनी आंखें बंद किए हुए थे। उनके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वे अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुके हुए थे, उनके पैर मेज पर टिके हुए थे। सोलोमन के बगल में अन्य प्रशिक्षकों के बीच में बैठी एक अत्यंत सुंदर महिला थी, जिसके बाल काले काले थे। वह सीधी खड़ी थी और उसकी गुलाबी आंखें हॉल की ओर जाने वाले बंद दरवाजे पर केंद्रित थीं, जहां छात्र अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसके चारों ओर का आभामंडल इतना तीव्र था कि केवल सोलोमन ही बिना किसी असुविधा के उसके करीब बैठने का साहस कर सका। वह अकादमी की प्रधानाध्यापिका थी, फेया सेलेन। ऐसा नहीं था कि उसके करीब बैठना असंभव था, बात सिर्फ इतनी थी कि कमरे में मौजूद अन्य प्रशिक्षक ऐसा करना पसंद नहीं करते थे। उनमें से प्रत्येक अकादमी में महत्वपूर्ण पदों पर थे, लेकिन फ्रेया की उपस्थिति एक अलग स्तर का सम्मान देती थी। रायनी, मुझे दस्तावेज दो, फ्रेया अचानक बोली। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। प्रशिक्षक रनी ने सिर हिलाया और दस्तावेज फ्रेया को दे दिए। इस वर्ष के सभी छात्र इन्हीं को प्राथमिकता देंगे, रनी ने ऊबे हुए भाव से कहा, जबकि फ्रेया ने कागज़ों पर नज़र डाली। सूची में केवल 3 नाम थे, अज़रियल क्रिम्सन, सेलेस्टिना फ्रॉस्ट और ओह, अंतिम नाम पढ़ते ही फ्रेया की भौहें थोड़ी सी उठ गईं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस साल उनकी बेटी भी हमारे साथ आ रही है, प्रशिक्षक जूलियट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अनास्तासिया, फ्रेया ने अपनी जीभ पर नाम घुमाते हुए धीरे से कहा। यह कहना झूठ होगा कि फ्रेया अनास्तासिया के प्रति आकर्षित नहीं थी। कोई भी व्यक्ति ऐसा ही सोचता यदि उसे पता होता कि उसके पिता कौन थे। तो सिलियस गेल की बेटी भी अकादमी में आएगी, है ना? कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अनास्तासिया के सिलियस गेल से संबंध के बारे में जानता था। वास्तव में वे ये भी जानते थे कि तथाकथित शक्तिशाली संत एक नकली नाम का उपयोग कर रहे थे। सिलियस गेल वास्तव में अस्तित्व में नहीं था, यह एक छद्म नाम था, एक भेष जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। अनास्तासिया का अपने पिता से संबंध एक गुप्त रहस्य था। सोचिए, इस वर्ष हमारे पास 3 प्राथमिकता वाले छात्र होंगे। पिछले वर्ष 2 बच्चों, जैस्मिन और कैलेयस का होना पहले ही आश्चर्य की बात थी, लेकिन इस वर्ष समय अंततः पुनः आगे बढ़ने वाला है। फ्रेया के सामान्यतः भावशून्य चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिससे सोलोमन को छोड़कर अन्य प्रशिक्षक उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। हम परीक्षा को प्राथमिकता वाले छात्रों से शुरू करते हुए वर्णानुक्रम में आगे बढ़ेंगे, फ्रेया ने घोषणा की। अज़रियल क्रिम्सन को अंदर लाओ। जैसे ही उसने यह बात कही, सोलोमन की आंखें खुल गईं और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अंत में फ्रेया द्वारा अज़रियल को पहले आने का आदेश देने के कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुल गया और वह प्रशिक्षक जूलियट के साथ कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन वे अकेले नहीं थे। सफ़ेद अकादमी वर्दी पहने एक अन्य व्यक्ति भी उनके पीछे अंदर आया। चूंकि वहां अभी तक कोई प्रथम वर्ष का छात्र नहीं था, इसलिए यह स्पष्ट था कि यह व्यक्ति या तो द्वितीय या तृतीय वर्ष का छात्र था। काफ़ी समय हो गया है ना अज़रियल? CASC की आपकी यात्रा कैसी रही? सुलेमान ने बड़ी मुस्कान के साथ स्वागत किया। अज़रियल ने हल्की सी मुस्कान लौटाई। यह एक आरामदायक यात्रा थी। दुर्भाग्यवश मैं EASC से अंतिम क्षण में निकला था, इसलिए मुझे अभी तक दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने का अवसर नहीं मिला है, प्रशिक्षक सोलोमन। जैसे ही प्रशिक्षक जूलियट ने उनके पीछे दरवाज़ा बंद किया, सोलोमन जोर से हंसने लगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अज़रियल को निश्चित रूप से पवित्र राजधानी की जांच करनी चाहिए और मजाक में उन्हें याद दिलाया कि उन्हें अभी उन्हें प्रशिक्षक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अज़रियल आधिकारिक तौर पर प्रथम वर्ष का छात्र नहीं था। हालांकि दुखद सच्चाई ये थी कि प्रवेश परीक्षा में उपस्थित लगभग सभी लोगों को स्वीकृति की गारंटी दी गई थी, जब तक कि इसके अलावा कोई ठोस कारण न हो। शून्य प्राणी दुष्स्वप्नकारी शत्रु थे और मानवता उनके विरुद्ध लड़ने के इच्छुक लोगों के बारे में चयनात्मक होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। भले ही छात्रों में प्रतिभा की कमी हो, लेकिन जब तक वे नायक बनने और मानवता के लिए लड़ने को तैयार हैं, अकादमी की नज़र में ये कुछ न होने से बेहतर है। अकादमी में शामिल होने के लिए अनेक लोगों को प्रेरित करने वाले साहस के बावजूद आधे से अधिक लोग वर्ष के अंत तक पीछे हट जाएंगे, यदि उससे पहले नहीं तो आगामी शून्य काल कोठरी चुनौती में, जो प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक संस्कार था।
शून्य कालकोठरी का वास्तविक उद्देश्य छात्रों के संकल्प का परीक्षण करना था, ये देखना था कि किसमें आगे बढ़ने और नायक बनने की मानसिक दृढ़ता है। आप कमजोर मानसिकता के साथ नायक नहीं बन सकते। हालांकि अज़रियल के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना एक पूर्व निष्कर्ष था। जबकि अन्य लोगों को असफल होने की बहुत कम संभावना थी, एक राजकुमार के रूप में उनकी स्थिति ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वे किसी भी हालत में उत्तीर्ण हो जाएंगे। प्रवेश परीक्षा प्रतिभाओं का आकलन करने तथा यह निर्धारित करने के लिए एक औपचारिकता मात्र थी कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में शीर्ष स्थान पर कौन आएगा। लेकिन फ्रेया की नज़र में उस प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल चुका था। अज़रियल को पहले वर्ष का शीर्ष बनना तय था। वह उस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे जिसे वह भविष्य में निभाना चाहती थीं। प्रशिक्षक जूलियट अन्य प्रशिक्षकों के साथ अपनी सीट पर लौट गईं, जबकि बड़ी छात्रा कमरे के मध्य की ओर चली गई और एकत्रित प्रशिक्षकों और प्रधानाध्यापिका के सामने खड़ी हो गई। अज़रियल ने भी ऐसा ही किया और स्वयं छात्र के बगल में खड़ा हो गया। अज़रियल क्रिम्सन, परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें बस हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। पीछे हटने की चिंता मत करो। कैडेट चैड तीसरे साल का छात्र है और खुद को संभाल सकता है क्योंकि वह तीसरी कक्षा का इंटरमीडिएट भी है, फ्रेया ने समझाया। अज़रियल ने प्रतिक्रिया में अपनी आंखें सिकुड़कर स्थिति का विश्लेषण किया। पब फ्यूचर एड्स, दूसरे शब्दों में, बस हमें प्रभावित करो, सोलोमन ने उत्साह से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ग्रेड 3 इंटरमीडिएट और तीसरे साल का है ना? वह जानती है कि मैं कम से कम कैलियस के स्तर का तो हूँ, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो। अज़रियल ने अपने विकल्पों पर विचार करते हुए सोचा। तीसरे वर्ष में ग्रेड 3 इंटरमीडिएट होना विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं था। उस स्तर तक यह अपेक्षा की जाती थी कि छात्र कम से कम उन्नत ग्रेड में होंगे। अज़रियल की नज़र कैडेट चैड पर गई, जो कठोर होकर खड़ा था। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं और वह सीधे सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेया की पैनी निगाहों के नीचे वह स्तब्ध हो गया हो। वह अपने वर्ष के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होगा, लेकिन किसी भी सामान्य अभ्यर्थी के लिए वह इस परीक्षा के लिए पर्याप्त से अधिक था। लेकिन इस वर्ष के उम्मीदवार सामान्य से बहुत दूर थे। उसने जानबूझकर उसे चुना होगा, क्योंकि वह जानती थी कि मैं उसे आसानी से संभाल सकती हूँ। क्या वह मेरे लिए अपनी असली हैसियत छुपाना मुश्किल बनाना चाहती है? अज़रियल ने फ्रेया की ओर हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया और कमरे के एक ओर चला गया, जिससे उसके और कैडेट चैड के बीच कुछ दूरी बन गई। बेचारे को शायद कुछ अतिरिक्त अंक अर्जित करने के लिए इसमें शामिल किया गया था। अज़रियल को उसके लिए थोड़ा दुख महसूस हुआ, लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि फ्रेया क्या सोच रही थी। यदि भोज में कोई एक व्यक्ति था जिससे वह सबसे अधिक सावधान था, तो वह फ्रेया थी। अब भी वह जानता था कि उसे कम आंकना एक बड़ी भूल होगी। इस बिंदु तक फ्रेया ने संभवतः पहले ही तय कर लिया था कि अज़रियल को प्रथम वर्ष का शीर्ष बनना तय था, जो कि था उत्तम। उसके लिए चीजें इतनी आसानी से चलने का एकमात्र कारण शायद ये था कि फ्रेया अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। अन्यथा उसे यकीन था कि भोज में वह उसकी असलियत जान लेती। मुझे लगता है कि आज के अंत तक वह सब समझ जाएगी। इस विचार के साथ अज़रियल ने शून्य भक्षक को बुलाया तथा ब्लेड को अपने सामने रख लिया तथा दोनों हाथों से मूठ को मजबूती से पकड़ लिया। कैडेट चैड बीच में खड़ा था, उसके हाथ में धनुष बाण था, उसकी आंखों में कोई अहंकार नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वे सावधानी से भरे हुए थे, संभवतः अज़रियल के बारे में फैली अफवाहों और इस तथ्य के कारण कि वह क्रिम्सन कबीले का राजकुमार था। जब वे शुरू होने के संकेत का इंतजार कर रहे थे, अज़रियल ने कहा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन आदेशात्मक थी। पलकें मत झपकाओ। तारांकन 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 तारांकन। अज़रियल को तैयारी करते देख फ्रेया को संतुष्टि का एहसास हुआ। उसके अलावा कोई भी यह नहीं जानता था कि जो कुछ सामने आने वाला था उसके पीछे का सच क्या था। कैडेट चैड संघर्ष कर रहा था, अभी भी केवल ग्रेड 3 इंटरमीडिएट था और फ्रेया ने उसके साथ एक सौदा किया था। उसने उसे मजबूत बनने में मदद करने का वादा किया, एक वादा जिसे वह वास्तव में निभाना चाहती थी। लेकिन एक शर्त थी, प्रवेश परीक्षा में अज़रियल क्रिम्सन का सामना करते समय उसे बुरी तरह हारना होगा। उसे बस इतना ही करना था। फ्रेया को पता था कि अज़रियल को प्रथम वर्ष का शीर्ष बनाना आसान नहीं होगा। उसे कमरे में मौजूद अन्य प्रशिक्षकों को भी राजी करना होगा, सिवाय सोलोमन और रनी के, जो पहले से ही उसके पक्ष में थे। वह अपने दम पर कितना कुछ हासिल कर सकती थी, इसकी एक सीमा थी। यहाँ तक कि अज़रियल भी अपनी सारी चालाकी के बावजूद जो कुछ कर सकता था उसमें सीमित था। फ्रेया समझ गई कि वह एक राजकुमार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, विशेष रूप से भोज में उसके द्वारा किए गए करतबों के बाद। कई प्रभावशाली व्यक्ति यह सवाल उठाएंगे कि उनके जैसा व्यक्ति शीर्ष पद पर कैसे नहीं पहुंच सका। इसका कोई मतलब नहीं होगा।
लेकिन फ्रेया उसके अंतिम लक्ष्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए। उसका लक्ष्य क्या था? इतनी दूर क्यों जाना? उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अज़रियल को नियोजेनेसिस हमले के बारे में जानकारी कैसे मिली। वह बस यही चाहती थी कि वह सुर्खियों में छा जाए। फ्रेया ने अनुमान लगाया कि अज़रियल अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए स्वयं को शीर्ष 25 में रखने का प्रयास करेगा। लेकिन चैड को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हुए अज़रियल निश्चित रूप से शीर्ष पर उभरेगा। फिर उसने उसे बोलते सुना, पलकें मत झपकाओ। इन शब्दों ने उसे विचारों से बाहर निकाला। अज़रियल तैयार खड़ा था, उसका रुख हमले के लिए तैयार था, जबकि चैड ने रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। अज़रियल की अभिव्यक्ति उतनी भावशून्य नहीं थी जितनी भोज के समय थी। कुछ तो गड़बड़ है। फ्रेया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसके ऊपर एक बेचैनी सी छा गई। उसे अज़रियल की नज़र पसंद नहीं आई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ छूट गया है, कुछ ऐसा जिसका उसने हिसाब नहीं लगाया है। वह क्या योजना बना रहा है? आप शुरू कर सकते हैं, प्रशिक्षक साल्वेटर ने घोषणा की। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कमरे में मौजूद सभी प्रशिक्षक सीधे बैठ गए, यहाँ तक कि रनी और सोलोमन भी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अज़रियल के शरीर से अचानक एक काली धुंध फूट पड़ी, जो सांप की तरह उसके चारों ओर लिप गई। यह उसके मुंह, नाक और सांस से रिस रहा था। वह बदबू। फ्रेया ने इसे तुरंत पहचान लिया। यदि पहले अज़रियल पर मृत्यु की गंध एक हल्की सी झिलमिलाहट थी, तो अब यह एक धधकती हुई आग थी। वह घृणा से सिहर उठी, और देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैडेट चैड भी प्रभावित हुआ। जैसे ही उसने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और जल्दी से तीर चलाया, उसकी भुजाओं पर रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने सौदे की शर्त भूल गया था। और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। लाल बिजली कड़कने लगी और काली धुंध में विलीन हो गई। उनके नीचे फर्श जम गया, क्योंकि अज़रियल के बालों के सिरे सफ़ेद हो गए। दोहरी आत्मीयता, बिल्कुल उसकी बहन की तरह। फुश। चैड ने अपना तीर छोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाए, अज़रियल गायब हो गया। बर्फ पर तीर के लगने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। चैड ने मुड़कर देखा तो वह पूरी तरह से दो भागों में विभाजित हो गया था। सुंदर, रनी की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ा। वह विस्मय से भरी हुई थी। कैडेट चैड हिल नहीं सका। उसकी गर्दन पर रखे ब्लेड की ठंडी, धातु जैसी अनुभूति ने उसे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। उसे होश में आने में कुछ सेकंड लगे, और जब वह होश में आया तो उसने अपने सामने बर्फ का एक टूटा हुआ रास्ता देखा। उसने अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस की। लाल बिजली के साथ काली धुंध, टूटी हुई बर्फ और चैड के शरीर के चारों ओर धीरे धीरे घूमती रही, और फिर वह गहरे गुलाबों में बदल गई, जिनमें से लाल बिजली चमक रही थी। फिर अचानक ही वे हवा में गायब हो गए। कैडेट चैड को अंततः समझ आ गया। वह बुरी तरह हार गया था। जैसे ही अज़रियल ने शून्य भक्षक को वापस लिया, कमरे में असहज सन्नाटा छा गया। कैडेट चैड निराश होकर वहीं खड़ा था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। ताली। प्रशिक्षक साल्वेटर ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। ये तो लाजवाब था, कैडेट अज़रियल। कृपया अकादमी के अंदर ही रहें। दिन के अंत में जब रैंकिंग तय हो जाएगी, तब आपको आपके कमरे तक पहुंचा दिया जाएगा। सभी छात्रों की समग्र रैंकिंग परसों कक्षाएं शुरू होने पर घोषित की जाएगी। प्रशिक्षक साल्वेटर के सम्मानजनक लहजे से यह स्पष्ट हो गया कि अज़रियल का उत्तीर्ण होना एक पूर्व निष्कर्ष था, प्रवेश परीक्षा होने से पहले ही। कैडेट कहकर संबोधित किया जाना प्रशिक्षक की स्वीकृति का संकेत था। अज़रियल ने बस सिर हिलाया और चैड और प्रशिक्षकों को पीछे छोड़ दिया। वह सोलोमन या फ्रेया की ओर देखने से कतराने लगा। उसके विचार अशांत थे। सच कहूं तो वह फ्रेया की अभिव्यक्ति देखकर थोड़ा डर गया था। उद्धरण डॉट 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 मैंने किया जो मुझे करना चाहिए था। अपनी बारी का इंतजार कर रहे अन्य संभावित छात्रों की निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए वह बाहर निकलते समय खुद को आश्वस्त कर रहा था। राजकुमार अज़रियल, जो स्टाफ सदस्य पहले उसे लेकर गया था, वह वहीं थोड़ा झुककर प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे आपको एक कमरे में ले जाने की अनुमति दें जहां आप परिणामों की प्रतीक्षा करते समय आराम कर सकते हैं। अज़रियल ने सिर हिलाया, लेकिन फिर रुक गया। इंतज़ार। स्टाफ सदस्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डैनियल है, सिर्फ डैनियल, मेरे राजकुमार। अज़रियल ने एक बार फिर सिर हिलाया। डैनियल, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। अज़रियल के जाने के कुछ समय बाद ही प्रशिक्षकों ने अन्य प्राथमिकता वाले छात्रों को शामिल करते हुए परीक्षा जारी रखने का निर्णय लिया। जैसी कि उम्मीद थी, प्राथमिकता वाले छात्रों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
सौभाग्य से अज़रियल के प्रदर्शन के बाद कैडेट चैड अगले उम्मीदवारों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे। हालांकि यह स्पष्ट था कि इस वर्ष आने वाले छात्र विशेष रूप से प्रतिभाशाली थे, या कम से कम कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का यही मानना था, जब तक कि एक सुनहरे बालों वाली छात्रा की बारी नहीं आई। छात्र का प्रदर्शन इतना ज़बरदस्त था कि अंत में कैडेट चैड को गलती से अस्पताल भेज दिया गया। ये कहना कि प्रशिक्षक और प्रधानाध्यापिका आश्चर्यचकित थे अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे पूरी तरह से हैरान थे। एक और छात्र जो ग्रेड 3 इंटरमीडिएट को हराने में सक्षम है, बिल्कुल अज़रियल की तरह। उस घटना के बाद परीक्षा जारी रखने के लिए एक अन्य तृतीय वर्ष के छात्र को बुलाया गया। सौभाग्यवश शेष प्रवेश परीक्षाएं बिना किसी समस्या के संपन्न हो गईं। तीसरे वर्ष के छात्र के कमरे से बाहर जाने के बाद प्रशिक्षकों के बीच भारी सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ नहीं बोला, सभी अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। इस वर्ष छात्रों में उल्लेखनीय क्षमता थी। यदि उन्होंने 3 साल पहले प्रवेश परीक्षा दी होती, तो प्रशिक्षकों के लिए यह तय करना कठिन काम होता कि एपेक्स की उपाधि किसे मिलेगी। सौभाग्य से या शायद दुर्भाग्य से पिछले वर्ष की तरह एपेक्स का खिताब किसे मिलेगा, इसका चुनाव स्पष्ट था। या कम से कम ऐसा होना चाहिए था, यदि एक निश्चित सुनहरे बालों वाली छात्रा न होती। उद्धरण चिन्ह ... क्या हम वोट दें? प्रशिक्षक जूलियट ने अंततः चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज़ थकी हुई थी और वे थकी हुई मुस्कान के साथ अपने सहकर्मियों की ओर देख रही थीं। छात्रों के मूल्यांकन का लंबा दिन सभी पर भारी पड़ रहा था। प्रशिक्षक साल्वेटर ने सिर हिलाया और अपने सामने रखे दस्तावेज उठा लिए। एपेक्स के खिताब के लिए उम्मीदवार इस प्रकार हैं। उसने गला साफ करते हुए कहना शुरू किया। अज़रियल, अनास्तासिया, सेलेस्टिना, येलेना, वर्जिल और ल्यूमिन। साल्वेटर द्वारा सूचीबद्ध 6 नाम इस खिताब के लिए शीर्ष दावेदार थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनमें से केवल 2 ही वास्तव में अलग थे। लगता है इस साल हमारे सामने कुछ अज्ञात खिलाड़ी हैं। होह! दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए रनी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरते हुए टिप्पणी की। मुझे लगता है कि हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि इस वर्ष का शीर्ष या तो अज़रियल क्रिम्सन होगा या ल्यूमिन वर्सिले। प्रशिक्षक साल्वेटर ने कहा, और बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, फ्रेया को छोड़कर, जो गहन विचार में डूबी हुई प्रतीत हुई। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? फ्रेया का दिमाग तेजी से घूम रहा था क्योंकि वह अज़रियल द्वारा अब तक किए गए सभी कार्यों को याद कर रही थी। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रवेश परीक्षा के दौरान उसके कार्य उस योजना के अनुरूप नहीं थे जिसका उसे पालन करना था, वह योजना जिसके बारे में उसने उसे बताया था। फ्रेया को पूरा विश्वास था कि उसने अज़रियल को यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बना दिया है कि वह उसकी योजना का समर्थन करती है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जैसा कि उन्होंने कहा था, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जैसे ही उसने अज़रियल क्रिम्सन के बारे में हर विवरण पर विचार किया, अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एहसास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक छल था। हे, तुमने यह बात मेरी सोच से भी जल्दी समझ ली, सोलोमन ने उसके बगल से हल्के से कहा, जिससे वह उसकी ओर मुड़ गई। वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। अज़रियल ने जो योजना प्रस्तुत की थी, वह शुरू से ही एक छलावा थी, एक ऐसी योजना जिसे वह वास्तव में उपयोग करना चाहता था और फ्रेया को भी उस पर विश्वास दिलाना चाहता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि भोज समाप्त होते ही अज़रियल ने अपनी योजना बदल दी थी। क्यों? इससे पहले कि वह अपने विचार व्यक्त कर पाती, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसकी रूह कांप उठी। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन कैसे? वह बुदबुदाई, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। फ्रेया और सोलोमन के बीच तनाव को देखकर अन्य प्रशिक्षक भी उलझन में पड़ गए। सोलोमन ने बस कंधे उचका दिए। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हम भाग्यशाली थे, बेहद भाग्यशाली। भाग्यशाली? होह! फ्रेया ने सोचा। हाँ, वे सचमुच भाग्यशाली थे, क्योंकि अगर वह पहले ही इस चाल को समझ जाती तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता। मैंने तुमसे कहा था, है ना, तुम्हें एक दूसरे को कम नहीं आंकना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उद्धरण ... मैंने सचमुच उसे कम आंका था, लेकिन अज़रियल को कैसे पता चला? फ्रेया ने सोचा। अब वह पहले से भी अधिक उत्सुक हो गई थी। पहले तो शायद उसे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अब वह जानने के लिए तड़प रही थी। एक बार के लिए, मुझे खुशी है कि मैंने उसे कम आंका। वह ये कल्पना भी नहीं करना चाहती थी कि यदि वह ऐसा न करती तो क्या होता। क्या गलत? प्रशिक्षक जूलियट ने इस अजीब आदान प्रदान को देखते हुए पूछा। सच में कुछ नहीं है, बस हम बड़े लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो। चलो, अज़रियल को सर्वोच्च बना देते हैं और बात खत्म कर देते हैं, मेरी तो गांड दुखने लगी है। सोलोमन ने बातचीत बंद करते हुए जवाब दिया।
प्रशिक्षक जूलियट ने भौहें चढ़ाईं। ल्यूमिन वर्सिले के शीर्षस्थ बनने की अभी भी संभावना है, सोलोमन। ये जानते हुए कि उसे फ्रेया या सोलोमन से कोई जवाब नहीं मिलेगा, जूलियट ने बातचीत को वापस निर्णय की ओर मोड़ दिया। वह नहीं है। प्रशिक्षक साल्वेटर ने बीच में ही बात काट दी, जबकि रनी ने सिर हिलाया, जैसे वह जानती थी कि वह क्या कहने वाले हैं। और ऐसा क्यों है? जूलियट ने उलझन में पूछा। शायद अगर इस साल अज़रियल क्रिम्सन छात्रों में से एक नहीं होता, तो हाँ, ल्यूमिन वर्सिले शीर्ष पर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, साल्वेटर ने समझाया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों ने ग्रेड 3 इंटरमीडिएट को हराया था। असल में, मैं तो कहूँगा कि ल्यूमिन बेहतर उम्मीदवार है, क्योंकि दूसरे साल की मौजूदा शीर्ष खिलाड़ी जैस्मीन क्रिम्सन ही है। हमेशा से ही किसी महान कुल की संतान ही अपने साल की शीर्ष खिलाड़ी रही है। छात्रों को ये देखकर प्रेरणा मिलेगी कि कोई और राजकुमार या राजकुमारी को मात दे सकता है। प्रशिक्षक साल्वेटर ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आप एपेक्स उपाधि का असली मतलब भूल गए हैं। ये सबसे मजबूत लोगों के लिए है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो ज़रूरत पड़ने पर छात्रों का नेतृत्व करेगा। यह कोई सामाजिक और प्रेरक कारणों से दी जाने वाली उपाधि नहीं है। क्या आप किसी अज्ञात व्यक्ति पर भरोसा करेंगे जिसने किसी तरह ग्रेड 3 इंटरमीडिएट को हराने में कामयाबी हासिल कर ली है, या क्रिम्सन कबीले के राजकुमार अज़रियल क्रिम्सन पर, जिसने संभवतः 2 साल तक अपने दम पर शून्य क्षेत्र में जीवित रहने में सफलता प्राप्त की है? प्रशिक्षक जूलियट उसकी बात सुनकर चुप हो गई। ये सच था, लोग किसी अज्ञात छात्र की अपेक्षा किसी राजकुमार पर अधिक भरोसा करेंगे जिसके जीवित रहने का इतिहास अफवाहों से भरा हो। और वर्तमान में अज़रियल क्रिम्सन वास्तव में ल्यूमिन वर्सिले से अधिक शक्तिशाली है। जूलियट की उलझन को देखते हुए साल्वेटर ने अपनी बात जारी रखी। कैडेट चैड को ल्यूमिन वर्सिले ने हरा दिया था, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, है ना? यही बात अज़रियल क्रिम्सन के लिए भी कही जा सकती है ना? जूलियट ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव था। ऐसा नहीं कहा जा सकता, साल्वेटर ने दृढ़ता से कहा। अचानक जूलियट की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। अज़रियल क्रिम्सन ने कैडेट चैड से लड़ाई नहीं की। वह कोई लड़ाई नहीं थी, वह एक रुकी हुई फांसी थी। अगर राजकुमार चाहता तो वह उस बेचारे को 10 बार मार सकता था, बिना उसे पता चले कि क्या हुआ। ल्यूमिन वर्सिले के विपरीत, जिसे सचमुच मुक्कों का आदान प्रदान करना पड़ा था। ओह! प्रशिक्षक जूलियट केवल आश्चर्य से चिल्ला उठी, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षक साल्वेटर की बात समझ में आ गई थी। अज़रियल ने अन्य किसी की अपेक्षा परीक्षा तेजी से समाप्त कर ली थी। अन्य छात्रों के विपरीत, उसने कैडेट चैड के साथ कोई लड़ाई नहीं की थी, यहाँ तक कि उसे खरोंच तक नहीं आई थी, फिर भी उसने उसे बहुत आसानी से हरा दिया था। अज़रियल के पास कैडेट चैड को चोट पहुंचाने या यहाँ तक कि मारने की शक्ति थी, यदि वह चाहता, लेकिन उसने ऐसा करने से परहेज किया। उद्धरण चिन्ह ... यदि किसी को अज़रियल क्रिम्सन को सर्वोच्च नामित किए जाने पर आपत्ति है, तो कृपया अपना हाथ उठाएं। फ्रेया की अप्रत्याशित घोषणा ने कमरे का ध्यान आकर्षित किया। प्रशिक्षकों ने, जिन्होंने सोचा था कि फ्रेया विचारों में खोई हुई है, आश्चर्य से ऊपर देखा। फिर भी किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। अंत में फ्रेया और अज़रियल के लक्ष्य एक हो गए। वह चाहती थी कि वह सर्वोच्च बने, और अज़रियल भी यही चाहता था। यह पारस्परिक रूप से लाभकारी था। हालांकि फ्रेया के सामने अब एक नई चिंता थी, एक खतरनाक चिंता जिसका उसे तुरंत समाधान करना था। मैं अब ये समझने लगा हूं कि वह शून्य क्षेत्र में कैसे जीवित बच पाया, उसने सोचा। जैसे ही उसकी नज़र दूसरे प्रशिक्षकों पर पड़ी, उसने अपना सिर हिलाया। तो यह आधिकारिक है, अज़रियल क्रिम्सन को प्रथम वर्ष का शीर्ष नामित किया गया है। प्रथम वर्ष के लिए शीर्षस्थ बनने पर बधाई, राजकुमार अज़रियल। डैनियल ने अपने नए कमरे के दरवाजे के सामने अज़रियल के पास खड़े होकर कहा। ये कमरा उनके अकादमी के दिनों के अंत तक उनका घर रहा, जब तक कि, निश्चित रूप से, उन्होंने एपेक्स का खिताब नहीं खो दिया। अज़रियल ने गुनगुनाया, उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी हुई थी। सोचिए, मैं वास्तव में सर्वोच्च बन गया। एक उपाधि जो मूल रूप से नायक के लिए थी, अब उसकी हो गई थी, क्योंकि वह बच गया था और अकादमी में पढ़ चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि वह कमरा जो नायक का होना चाहिए था, अब उसका भी हो गया। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए सिर हिलाते हुए अज़रियल डैनियल की ओर मुड़ा। डैनियल, क्या आप सेवानिवृत्त होना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह ... क्षमा। डैनियल उलझन में था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है या नहीं। अज़रियल ने एक छोटी सी, जानकार मुस्कान के साथ उसकी ओर रुख किया। मेरा मतलब यह है कि क्या आप अब से काम करना बंद करना चाहेंगे? डैनियल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मेरे राजकुमार, मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस नौकरी की ज़रूरत है। मैं इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। अज़रियल धीरे से हंसा।
मुझे लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये प्रस्ताव दे रहा हूं कि अगर आप मेरे लिए कुछ करेंगे तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपका ध्यान रखा जाए। डैनियल ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपके लिए कुछ? अज़रियल ने सिर हिलाया। हाँ, बदले में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके पास बाकी जिंदगी आराम से बिताने के लिए पर्याप्त पैसा हो। आपके बच्चों, आपके नाती पोतों को फिर कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डैनियल ने बड़ी मुश्किल से निगला, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह अज़रियल के शब्दों पर विचार कर रहा था। ये प्रस्ताव अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। क्रिम्सन कबीले के राजकुमार के रूप में अज़रियल के पास अपने वादों को पूरा करने के लिए संसाधन थे। उनकी स्थिति को देखते हुए उनकी ईमानदारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। प्रलोभन का विरोध न कर पाने के कारण डैनियल ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। मुझे क्या करना होगा? पब फ्यूचर एड्स। अज़रियल की मुस्कान चौड़ी हो गई और एक क्षण के लिए डैनियल को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई जब उसने उन रक्तलाल आंखों में देखा। कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक सरल कार्य। अज़रियल ने डैनियल के कंधे पर हाथ रखा, जिससे वह चौंक गया। आप जूलियट नाम की प्रशिक्षक को जानते हैं, है ना? डैनियल ने, हालांकि अभी भी उलझन में था, सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, मुझे आपसे ये काम करवाना है। इसके बाद अज़रियल ने अपनी योजना की व्याख्या की और विस्तार से बताया कि डैनियल को अपना वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना होगा। उस दिन परीक्षा के दौरान अज़रियल को कमरे में मौजूद सभी प्रशिक्षकों के बारे में पूरी जानकारी थी। वह उनमें से प्रत्येक को जानता था और वह 4 महान कुलों के बच्चों के प्रति प्रशिक्षक जूलियट के नकारात्मक विचारों से भी अवगत था। पुस्तक में सेलेस्टिना, जैस्मीन और कैलियस को हर समय उसके साथ व्यवहार करने में काफ़ी सिरदर्द होता था। उस समय जूलियट कोई बड़ी समस्या नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि ल्यूमिन सर्वोच्च थी। पर अब अज़रियल ये जोखिम लेने को तैयार नहीं था। उसने देखा था कि परीक्षा के दौरान जूलियट ने उसकी ओर किस तरह से देखा था, और यदि वह कुछ भी करने की कोशिश करती तो वह चुप नहीं बैठने वाला था। हैरान लेकिन आज्ञाकारी डैनियल को अपनी योजना समझाने के बाद अज़रियल अंततः उसे पीछे छोड़कर अपने नए घर में प्रवेश कर गया। बहुत खूब। अज़रियल अपने नए घर में प्रवेश करते ही आश्चर्यचकित रह गया। कमरा आलीशान था, शहर से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित था और इसकी फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियां थीं, जिनसे CASC का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। लिविंग रूम में आधुनिक डिज़ाइन और आराम का एकदम सही मिश्रण था। एक नीची कांच की कॉफ़ी टेबल के चारों ओर आलीशान क्रीम रंग के सोफे रखे हुए थे, जिन पर हल्के सुनहरे रंग की सजावट शांत वैभव का संकेत दे रही थी। अज़रियल कमरे में और आगे चला गया। मुझे निश्चित रूप से खुशी है कि मैंने एपेक्स बनने का फैसला किया। कमरे के दूर छोर पर एक बालकनी बाहर की ओर फैली हुई थी। अज़रियल ने उस पर कदम रखा और नीचे फैली अकादमी को देखा। क्या मैं इस ऊंचाई से कूदने पर मर जाऊंगा? ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन वह कोई सामान्य इंसान नहीं था। ग्रेड 3 इंटरमीडिएट की सीमाओं के बारे में उनकी जिज्ञासा जागृत हुई। अज़रियल ने हल्की हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं किसी और दिन कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से एक और दिन। मुझे पूरा यकीन है कि इस ऊंचाई से आपकी कुछ हड्डियां टूट जाएंगी। आप जानते हैं, सभी 206 हड्डियां टूट जाएंगी। पीछे से एक परिचित आवाज़ आई। अज़रियल ने आवाज़ पहचानते ही धीरे से मुस्कुराया। तुम भूल गए कि दस्तक कैसे दी जाती है? अज़रियल ने पीछे मुड़कर देखा तो सोलोमन सोफे पर आराम से झुका हुआ था। अरे, मैं तो आपको शीर्षस्थ बनने पर बधाई देने आया हूँ। हमें जश्न मनाना चाहिए। अज़रियल को झुंझलाहट में अपने होठों को फड़कने से रोकना पड़ा। फिर भी उसे दरवाज़ा न खटखटाने का कोई बहाना नहीं मिलता। उसने हार मानते हुए आह भरी। अच्छा। अज़रियल ने अलमारियां खोलते हुए रसोई घर की ओर अपना रास्ता बनाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वास्तव में यहाँ है। पुस्तक में जब ये कमरा नायक का था तो उसने एक अलमारी में कुछ खोज निकाला था, और वह कुछ था। हाँ, ये रहा, उत्तम मदिरा का संग्रह। अज़रियल मुस्कुरा कर पीछे मुड़ा। मुझे बताओ, सोलोमन, लाल या सफ़ेद? क्या तुम पागल हो गए हो? सोलोमन ने उपहास किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अज़रियल से मेल खाती थी। उन सभी को प्रथम शून्य पीढ़ी के बाद से किशोरों के शराब सेवन पर वैश्विक प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। नए नियमों के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के ग्रेड 3 जागृत व्यक्ति को शराब पीने की अनुमति है, बशर्ते कि उसके पास उसके कानूनी अभिभावक की सहमति हो। सौभाग्य से या शायद नहीं, अज़रियल ने सभी शर्तें पूरी की, या कम से कम अंतिम शर्त को छोड़कर सभी, लेकिन वास्तव में किसी ने इसकी जांच नहीं की। इसके अलावा, यदि अज़रियल ने शर्तों को पूरा नहीं किया होता तो भी परिणाम नगण्य होते। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि किसी राजकुमार को इस तरह की चुनौती दे। अज़रियल और सोलोमन दोनों काउंटर के पीछे स्टूल पर बैठ गए।
मुझे लगा कि तुम्हें शराब पसंद नहीं है। सुलेमान ने अजील की ओर देखते हुए कहा, आपने भोज में एक बूंद भी नहीं छुआ। अज़रियल ने कंधे उचका दिए, उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़ी बोतल पर टिकी थी। मैं नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे इससे सख्त नफरत है। इसे छूने से ही मुझे उल्टी आने लगती है। मैं तो अपने ही अंगों को कुतर देना पसंद करूंगा। सोलोमन ने अपनी भौहें उठाईं और अजील को उत्सुकता से देखते हुए एक घूंट लिया। तो फिर तुम शराब क्यों पी रहे हो? अज़रियल हंसा, शायद मैं तुम्हें एक दिन बताऊंगा। सोलोमन ने हताश होकर अपनी जीभ चटकाई। ठीक है, अपने राज रखो, लेकिन फ्रेया के साथ किया गया वह स्टंट दोबारा काम करेगा, इसकी उम्मीद मत करना। वह पहले ही सब समझ चुकी है। अज़रियल ने शराब का एक गहरा घूंट लिया और सुलेमान की ओर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह ज़रूरी था। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, है ना? ओह, मुझे पता है। वह तुमसे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन अगर वह मिलती है तो यह योजना खतरे में पड़ सकती है। उसे दोष नहीं दे सकता, मेरे अपने भी कुछ सवाल हैं। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो तुम्हें वह कभी नहीं मिलेगा जो तुम सचमुच चाहते हो। हाँ, हाँ, मुझे पता है। लेकिन अगर तुम अगले हफ्ते मर गए तो यह मेरे लिए बुरा होगा। मैं नहीं करूँगा, अज़रियल ने कहा, उसकी आवाज़ गंभीर होती जा रही थी क्योंकि वह सोलोमन की ओर गौर से देख रहा था। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। लेकिन उम्मीद करें कि हमारी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। सोलोमन मुस्कुराया, ये तो पहले से ही था। तारानकन 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 तारानकन। जैस्मीन अज़रियल के नए रहने के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी, वही कमरा जिसमें वह पिछले साल प्रथम वर्ष के शिखर पर थी। अब द्वितीय वर्ष की छात्रा और छात्र परिषद की अध्यक्ष के रूप में उनका इरादा आज के बजाय कल अज़रियल को बधाई देने का था। उसके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि अज़रियल सर्वोच्च बन गया था। जब तक वह कुछ और न चुने, उसकी नज़र में ये तय था, आखिरकार वह उसका छोटा भाई था। ये स्वाभाविक ही था, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया था। कल तक इंतजार करने के बजाय उसने आज ही आने का फैसला किया। क्योंकि उसे मेरा संग्रह नहीं मिला, है न? उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। निश्चित रूप से नहीं, अभी तो पूरा दिन भी नहीं बीता था। शायद वह सो चुका है। जैस्मिन को याद आया कि जब वह घर से बाहर निकली थी तो उसने गलती से अपना कीमती वाइन संग्रह वहीं छोड़ दिया होगा। अज़रियल की वापसी के बारे में जो कुछ भी हो रहा था, उसे देखते हुए यह बात उसके दिमाग से निकल गई थी। मुझे तो ये भी याद नहीं कि उसने पहले कभी शराब पी हो। निश्चय ही, बोतलें सुरक्षित होंगी। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और अंदर से आवाज़ें सुनी। आ रहे हो, आ रहे हो। सोलोमन, अब मुझे यह मत बताना कि तुमने लोगों को पार्टी के लिए बुलाया है। उफ़, कृपया, जैसे कि यह छोटी सी जगह मेरी एक पार्टी को संभाल सकती है। सोलोमन, जैस्मिन ने तुरंत ही आवाज़ें पहचान लीं। वह ऐसा कैसे नहीं कर सकती? वह जानती थी कि वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अज़रियल उसके इतने करीब है। जब दरवाज़ा खुला तो उसका ध्यान सामने खड़े व्यक्ति पर गया। अज़रियल दरवाजे की चौखट पर झुक गया। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी त्वचा दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके गाल लाल हो गए थे और वह थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसके पीछे सोलोमन भी उसी अवस्था में सोफे पर लेटा हुआ था। उसकी छाती पर एक बोतल अस्थिर रूप से संतुलित थी। ओह, मेरी प्यारी बहन ने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। क्या आप हमारे साथ ड्रिंक करने के लिए आए हैं? मुझे मत बताओ। जैस्मिन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। नशे में अज़रियल। यदि किसी और ने अज़रियल को उसकी वर्तमान अवस्था में देखा होता तो शायद उन्हें वह किसी न किसी रूप में आकर्षक लगता। लेकिन जैस्मीन के लिए अति सुंदर। मैंने गड़बड़ कर दी। ल्यूमिने खाली गलियारों से गुजर रहा था। उसके हर कदम के साथ उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। कल की प्रवेश परीक्षा की बात मन में बार बार दोहराते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया था। उस समय रात्रि के 11 बजे बज रहे थे और अधिकांश छात्र या तो अपने कमरों में लौट चुके थे या शाम के लिए बाहर चले गए थे, जिससे अकादमी में सन्नाटा पसरा हुआ था। ल्यूमिन को छोड़कर मैं तो शिखर तक भी नहीं पहुंचा। यह एहसास उसे उसी समय हुआ जब उसे उसका कमरा दिखाया गया, जो सबसे ऊपरी मंजिल से ठीक नीचे था। ये स्पष्ट संकेत था, ल्यूमिन को प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय स्थान दिया गया था। वह खोज में असफल हो गया था। तब से वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। वह इतना निराश था कि किसी का सामना भी नहीं कर सकता था। शुक्र है कि उसकी बचपन की दोस्त येलेना ने इस मामले पर जोर नहीं दिया, जिससे उसे सब कुछ समझने का मौका मिल गया। यह मेरी अपनी गलती है, ल्यूमिने ने निराशा से भरी आवाज़ में कहा। जो बात उन्हें सचमुच परेशान कर रही थी, वह सिर्फ शीर्ष खिताब खोना नहीं था, बल्कि प्रवेश परीक्षा के दौरान घटित हुई घटनाएं थीं।
काश मैंने अपनी शक्तियों पर बेहतर नियंत्रण किया होता। ल्यूमिन को सिस्टम द्वारा शून्य प्राणियों से लड़ने और शून्य क्षेत्र में जीवित रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन मनुष्य, वह एक अलग कहानी थी। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था जब उसने ये सिस्टम हासिल किया था, जिससे उसे अनगिनत कौशल, संबद्धताएं अनलॉक करने और यहाँ तक कि खोजों से अर्जित सिस्टम पॉइंट्स का उपयोग करके स्वास्थ्य औषधि खरीदने की अनुमति मिली। लेकिन उसे कभी किसी अन्य मनुष्य से लड़ने का काम नहीं सौंपा गया था। यह उसका पहला अवसर था। अब उन्हें एक महत्वपूर्ण दोष समझ में आया, शक्ति होने का मतलब उस पर अधिकार करना नहीं था। मुझे इसे ठीक करना होगा। यदि उसे अपनी क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण होता तो वह गलती से उस कैडेट को अस्पताल नहीं भेजता। उसे और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। सिस्टम इसमें मेरी मदद नहीं कर पाएगा। उदासी को दूर करने की कोशिश करते हुए ल्यूमिन ने अकादमी का अन्वेषण जारी रखा। वह जगह बहुत बड़ी थी और वह मन ही मन हंसने लगा, ये सोचकर कि अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह खो सकता है। पब फ्यूचर एड्स। फिर भी वह जानता था कि वह ज़्यादा देर तक भटक नहीं सकता। कल से कक्षाएं शुरू होंगी और थोड़ा आराम करना बेहतर होगा। उसे कोई जानकारी नहीं थी कि वास्तव में शीर्ष अधिकारी कौन था, हालांकि वे उससे सिर्फ एक मंजिल ऊपर रहते थे। वह उन्हें ढूंढकर परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वही है। अज़रियल क्रिम्सन। ये नाम अफवाहों में प्रसारित हो रहा था, उस राजकुमार की कहानियां जो अकादमी में भाग लेगा। दुर्भाग्यवश न तो ल्यूमिन और न ही येलेना को उसकी एक झलक मिली। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वह कैसा दिखता था। यदि अज़रियल वास्तव में सर्वोच्च था, तो ल्यूमिने को राहत मिली कि उसने अभी तक उसका दरवाजा खटखटाया नहीं था। उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? भले ही अज़रियल राजकुमारों में सबसे रहस्यमय था तथा 2 साल तक गायब रहने से पहले उसका अतीत नकारात्मकता से घिरा हुआ था, फिर भी वह एक राजकुमार था। ल्यूमिने गलती से भी उसे अपमानित नहीं कर सकता था। जब ल्यूमिने मंद रोशनी वाले गलियारों से गुजर रहा था, उसका मन विचारों में खोया हुआ था, तो वह अचानक रुक गया। वह क्या है? विरल रोशनी की हल्की चमक में गलियारे छाया में लिपटे हुए प्रतीत हो रहे थे। फिर भी उसके आगे अंधेरे को चीरती हुई एक नीली चमक थी, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह एक छोटा, तैरता हुआ नीला गोला था जो हवा में नाच रहा था और अपने आसपास के वातावरण पर अलौकिक प्रकाश डाल रहा था। वह गोला एक हल्की चमक के साथ झिलमिला रहा था, जो उसे अपने करीब आने का संकेत दे रहा था। आसपास कोई न होने के कारण ल्यूमिने सावधानी से आगे बढ़ी। उसके प्रत्येक कदम से प्रकाश मंद होता प्रतीत हुआ, लेकिन गोला अपनी चमक में स्थिर रहा। जैसे जैसे वह नजदीक आया, गोले का प्रकाश धीमा होता गया, जिससे वह स्पष्ट रूप से देख पाया। ल्यूमिने विस्मय में जम गया। यह कोई साधारण गोला नहीं था, यह एक तितली थी। इसके पंख नीले रंग के एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले विस्तार थे, जो एक उज्ज्वल चमक से जीवंत थे, जो एक आंतरिक प्रकाश के साथ स्पंदित होते प्रतीत होते थे। पंख फैलाव, जो लगभग उसके हाथ की लंबाई के बराबर था, सुंदरता से फड़फड़ा रहा था, प्रकाश की हल्की सी झलक को पकड़ रहा था और हवा को रंगों के मनमोहक नृत्य से रंग रहा था। तितली की सुंदरता अलौकिक थी और ल्यूमिने ने मोहित होकर अपनी कांपती हुई उंगली उसकी ओर बढ़ा दी। मानो उसके इरादे को भांपकर तितली धीरे से उसकी उंगली पर बैठ गई। ल्यूमिने के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान फैल गई। इस नाजुक प्राणी में कुछ गहन शांति थी, एक अकथनीय शांति जो उस पर छाई हुई थी। अचानक तितली उड़ गई और उसके सिर के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद दूर चली गई। ल्यूमिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अरे, रुको! एक अकथनीय इच्छा ने उसे उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। तितली आगे की ओर उड़ रही थी, अपने मनकोर की अनुपस्थिति के बावजूद इत्मीनान से आगे बढ़ रही थी, और ल्यूमिन, एक जिज्ञासु उद्देश्य की भावना से प्रेरित होकर, उसके पीछे दौड़ी। वह तेजी से दौड़ रहा था, उसके सामने गलियारे धुंधले हो गए थे, उसकी सांस फूल रही थी और उसके पैरों में दर्द हो रहा था। वह इस बात के लिए आभारी था कि उसके उन्मत्त पीछा को देखने वाला कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं था। खुले में निकलकर ल्यूमिन ने तारों भरे आकाश के नीचे अपनी खोज जारी रखी। लेकिन जैसे ही तितली एक कोने पर मुड़ी, वह आंखों से ओझल हो गई। भारी सांस लेते हुए ल्यूमिने ने हताश होकर उसे खोजा। उसकी आंखें उस प्राणी के किसी भी संकेत के लिए अंधेरे में घूम रही थीं। पसीना उसकी त्वचा से चिपका हुआ था और थकावट उस पर हावी हो रही थी जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था। अचानक वह रुक गया। अपनी विचलित अवस्था में वह एक अपरिचित स्थान पर भटक गया था। अपने आसपास के माहौल को देखते हुए उसकी सांस गले में अटक गई। उसके चारों ओर कब्रों की पंक्तियां लगी हुई थीं। मुझे नहीं पता था कि अकादमी में ऐसी जगह है। उसकी आवाज़ धीमी फुसफुसाहट के रूप में निकली, मानो जोर से बोलने से विश्राम कर रही आत्माओं की शांति भंग हो जाएगी। इस पवित्र भूमि पर पहले की लापरवाही भरी दौड़ के कारण उसे अपराध बोध हुआ।
धीरे धीरे वह कब्रों के बीच चलता हुआ उन पत्थरों पर खुदे नामों को पढ़ रहा था, ऐसे नाम जिन्हें वह नहीं पहचानता था। जन्म और मृत्यु की तारीखें बहुत भिन्न थीं, कुछ 50 वर्ष से भी अधिक पुरानी थीं, कुछ 10 वर्ष पहले की थीं और कुछ इसी वर्ष की थीं। फूलों से पत्थरों को सजाया गया था, जिससे अन्यथा उदास दृश्य में रंग का स्पर्श आ गया था। ल्यूमिने इस तथ्य को स्वीकार करने ही वाला था कि तितली कहीं नहीं मिली, तभी वह अचानक फिर रुक गया। उसके रास्ते में एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाल गहरे ऑब्सीडियन काले रंग के थे और उसकी आंखें आकर्षक लाल रंग की थीं जो डूबते सूरज की तीव्रता को प्रतिबिंबित करती थीं। वह गंभीर चिंतन की अभिव्यक्ति के साथ कब्र के पत्थरों को देखता रहा। वह अजनबी, यद्यपि ल्यूमिन से अधिक उम्र का नहीं लग रहा था, परंतु उसके अंदर उसकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता का आभास था। ल्यूमिने हिचकिचा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति उनका सहपाठी है या प्रशिक्षक, और उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे संपर्क किया जाए। ल्यूमिने दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मुड़ने ही वाली थी कि उनकी नज़रें मिल गईं। लालिमा भरी निगाहों की तीव्रता ने उसे अपनी जगह पर स्थिर कर दिया और उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी खुजली महसूस हुई, जो जल्दी ही गायब हो गई। अजनबी भी इस समय ल्यूमिने को यहाँ देखकर उतना ही आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभर आई। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम अज़रियल क्रिम्सन है। ल्यूमिने को लगा कि शब्द उसके गले में एक गांठ की तरह अटक गए हैं। अज़रियल क्रिम्सन। 1 घंटा भी नहीं बीता था कि वह इस आदमी से मिलना नहीं चाहता था, फिर भी वह उसके सामने खड़ा था। ल्यूमिन ने कभी नहीं सोचा था कि वह क्रिम्सन प्रिंस से कब्रिस्तान में मुलाकात करेगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की। ईमानदारी से कहूं तो किसी कारण से उन्होंने क्रिम्सन प्रिंस को अधिक राजसी दिखने वाला चित्रित किया था। इसके बजाय अज़रियल ने एक साधारण काले रंग की हुडी और कार्गो पैंट पहन रखी थी और ल्यूमिने को प्रसन्नतापूर्वक किंतु धैर्यपूर्ण निगाहों से देख रहा था। राजकुमार अज़रियल, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम ल्यूमिन वर्सिल है। मैं भी आपकी तरह एक छात्रा हूं और प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में दूसरे स्थान पर हूं। मेरा यहाँ आपको परेशान करने या आपका अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। ल्यूमिने के शब्द इतनी जल्दी निकल गए और वह अज़रियल की नज़रों से इतनी पूरी तरह से बच गया कि वह खुद भी हैरान रह गया। मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ? कुछ सेकंड बीत गए और उनके आसपास का वातावरण और भी अधिक असहज हो गया, क्योंकि ल्यूमिने लगातार अज़रियल की आंखों से बचती रही और उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला, जब तक कि अज़रियल अचानक हंसने नहीं लगा। देवताओं, आप इतने तनाव में क्यों हैं? क्या यह मेरे चेहरे की वजह से है? ये सुनकर ल्यूमिने के होंठ फड़क उठे। ओह नहीं, मुझे पता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ। शांत रहो, तुम्हें मेरे साथ इतनी विनम्रता से पेश आने की ज़रूरत नहीं है। इससे मैं और असहज हो जाऊंगा। अज़रियल ने उसे आश्वस्त किया और ल्यूमिन के पास जाकर उसके कंधे पर थपथपाया, जिससे ल्यूमिन ने राहत की सांस ली। ठीक है, क्षमा करें, मुझे लगा कि मैंने शायद आपके यहाँ किसी के आने में खलल डाल दिया है। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश मैं इन मैदानों में दफन एक भी आत्मा को नहीं जानता। ओह, ल्यूमिने को एहसास हुआ कि इसका मतलब ये था कि वह बस यहाँ टहल रहा था। वह शपथ ले सकता था कि अज़रियल ने पहले कब्र के पत्थरों को थोड़ा उदास होकर देखा होगा। क्या वह सचमुच इतना अच्छा व्यक्ति है? ल्यूमिन ने उत्सुकता से अज़रियल की ओर देखा, जिसने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ऐसा नहीं था कि वह सोचता था कि महान कुलों के बच्चे बुरे लोग हैं, लेकिन उसके सामने खड़े राजकुमार के बारे में बहुत कम जानकारी थी। पब फ्यूचर एड्स। अज़रियल के लापता होने से पहले जो अफवाहें फैली थीं, वे ज़्यादातर नकारात्मक थीं, अयोग्यता, अवैध गतिविधियों और निंदनीय व्यवहार के आरोप। हालांकि मुझे लगता है कि मुझे उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम दूसरे स्थान पर हो, है ना? इसका मतलब है कि तुम मेरे नीचे वाले कमरे में हो। ल्यूमिने की आंखें चौड़ी हो गईं। तो वह सर्वोच्च है। कम से कम उस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। ल्यूमिने ने अज़रियल की ओर सिर हिलाया। हाँ, मैं कल या आज आपसे मिलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरे कुछ निजी कारण थे, इसलिए मैं नहीं आ सका। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, शायद अच्छा ही हुआ कि तुम कल या आज सुबह मुझसे मिलने नहीं आए। मैं तो पागल हो गया था। अरे, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने उस बेवकूफ़ जोकर के साथ क्या किया था। अज़रियल ने थकावट से आह भरी और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, जबकि ल्यूमिने उसे हैरानी से देख रहा था। एक सलाह, ये जानते हुए भी शराब मत पीजिए कि जब आपकी एक बहन होगी जिस पर आप जिम्मेदारी के लिए भरोसा नहीं कर सकते, तो आप बेहोश हो जाएंगे।
खासकर तब जब वह चिट्ठी लिखकर छोड़ जाए कि अब से आपको अकेले शराब पीने की इजाज़त नहीं है। ओह, लुमिने ने दिलचस्प सलाह को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। अचानक वह ठिठक गया। रुको, उसने कहा, बहन, तो वो जैस्मिन क्रिम्सन की बात कर रहा होगा, है ना? अज़रियल के विपरीत उनकी बड़ी बहन अधिक प्रसिद्ध थी तथा पिछले वर्ष उनकी अनेक उपलब्धियों के कारण वे सर्वोच्च स्थान पर थीं। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं, ये कुछ भी नहीं है। लुमिने ने तुरंत अपना सिर हिलाया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। हालांकि इसका उल्टा असर भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, खासकर जब से अज़रियल एक अच्छा आदमी लग रहा है। उम्मीद है, क्या मैं आपसे कुछ सलाह मांग सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अज़रियल ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या हम कैफेटेरिया में कुछ खा सकते हैं? मुझे यकीन है कि इस समय वहाँ कोई नहीं होगा। ल्यूमिन ने सुझाव पर सिर हिलाया। वह भूख से भी मर रहा था, क्योंकि वह उस अजीब तितली का पीछा कर रहा था जिसे वह तीसरी कक्षा में पढ़ते हुए भी पकड़ नहीं पाया था। ये कहीं दूर उड़ गया होगा। तारानकन 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 तारानकन। कैफेटेरिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा अज़रियल ने कहा था, खाली। ल्यूमिन ने जब अज़रियल के सामने बैठा तो वहाँ कोई छात्र नजर नहीं आया जो अपने सामने रखे कटोरे से फ्राइज़ खा रहा था। ल्यूमिन ने भी यही ऑर्डर किया था, लेकिन अभी तक खाना शुरू नहीं किया था। इसके बजाय वह उत्सुकता से अज़रियल को देखता रहा, क्योंकि वह चेहरे पर मुस्कान लिए खाना खा रहा था। जब अज़रियल ने उसे घूरते हुए देखा तो वह भ्रमित होकर ऊपर देखने लगा। कुछ गड़बड़ है क्या? लुमिने ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा लग रहा था कि आप सचमुच आनंद ले रहे थे। अज़रियल के चेहरे पर समझदारी की झलक दिखी। हाँ हाँ, यकीन मानिए, आप खाने जैसी चीज़ों की कद्र तब करने लगते हैं जब आप ईमानदारी से तब तक मेहनत करते हैं जब तक कि आप उसके लिए लगभग टूट न जाएं। क्या वह राजकुमार नहीं है? वह क्यों? अचानक ल्यूमिने को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन उन्हें एक समाचार रिपोर्ट से अज़रियल के शून्य क्षेत्र में 2 साल बिताने के बारे में एक अफवाह याद आ गई। यदि यह अफवाह सच थी, तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उस दौरान किसी ने उनसे कोई बात क्यों नहीं की। उसके अकादमी में जाने की अफवाह सच थी, इसलिए ये समझ में आता है कि वह पिछले 2 वर्षों से शून्य क्षेत्र में था। लेकिन अगर यह सच था, ल्यूमिने कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कैसा रहा होगा। यहाँ तक कि उसके लिए भी, जिसने शून्य क्षेत्र में केवल कुछ ही बार कदम रखा था और प्रत्येक अनुभव में अनेक सुरक्षा उपायों के बावजूद लगभग उसकी जान चली गई थी, वहाँ 2 साल बिताने का विचार अकल्पनीय था। वह इसके बारे में और अधिक पूछना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह यहाँ इसीलिए नहीं आए थे, और यदि अफवाहें सच होतीं, तो वह किसी संवेदनशील विषय पर बात नहीं करना चाहते थे। तो आपको किस बात पर मेरी सलाह की ज़रूरत थी? अज़रियल ने फ्राइज़ खाते हुए पूछा। ल्यूमिने ने सिर हिलाया, थोड़ा अजीब लेकिन दृढ़ महसूस कर रही थी। भले ही यह बात कुछ लोगों को कैसी भी लगे, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी जिसे वह जल्दी से सुलझाना चाहता था, और उसे हराने वाले व्यक्ति से बेहतर और कौन पूछ सकता था। एक अवसर उसके सामने आ गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में सहायता की आवश्यकता है। अज़रियल का हाथ उसके मुंह के आधे हिस्से तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। इससे पहले कि वह उसे खा लेता, उसके होठों से एक आह निकल गई। वे दोनों चुपचाप बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। तुमने बेचारे चैड को अस्पताल भेजा था, है न? अज़रियल ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। लुमिने के होंठ फड़क उठे। वह एक दुर्घटना थी, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अज़रियल की आंखों में मनोरंजन की झलक थी। पहले वर्षों के सिंहासन पर बैठे व्यक्ति से मदद मांगना, जबकि आप ही वह व्यक्ति हैं जो मुझे उखाड़ फेंकने के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लुमिने ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि यह पूछना थोड़ा मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन कोशिश करना उचित था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने सिंहासन की कोई परवाह नहीं है। लुमिने की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन मुझे पूछना होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद करने में सक्षम हूँ? अगर मैं सर्वश्रेष्ठ भी हूँ, तो आपको कैसे पता कि मैंने आपकी तरह चैड को चोट नहीं पहुँचाई है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ? 5. मैंने चैड पर इतनी बार हमला किया है। मैंने 3 बार उसे ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहा। फिर भी मैंने उसे बिना खरोंचे ही हरा दिया। इसका मतलब है कि या तो आपने उस पर और भी कम हमला किया, या चैड ने आपको हमला करने का मौका मिलने से पहले ही हार मान ली। अज़रियल उस पर मुस्कुराया। तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। तुम मेरी तरह तीसरी कक्षा के इंटरमीडिएट हो, लेकिन तुम
ज्यादा ताकतवर हो। अज़रियल कुछ सेकंड तक उस पर मुस्कुराता रहा, फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुम्हारी जो भावना है, उसे 4 महान कुलों के लोग युद्ध की भावना कहते हैं। बहुत कम लोग इसे इतनी जल्दी विकसित कर पाते हैं जितनी तुम्हारी तरह। जैसे ही अज़रियल ने अपने फ्राइज़ खाना शुरू किया, ल्यूमिने ने ध्यान से सुना। भले ही हम इंसान एक दूसरे के मन कोर की जांच नहीं कर सकते जैसे हम शून्य प्राणियों के साथ कर सकते हैं, फिर भी हमारे पास इसकी भरपाई करने के लिए युद्ध की समझ है। आप इसे केवल प्रतिभा के साथ और शून्य प्राणियों के एक समूह को मारकर ही विकसित कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। अज़रियल द्वारा साझा की गई जानकारी बहुमूल्य थी। ल्यूमिने को पिछले वर्ष ऐसा कौशल विकसित करने पर प्रसन्नता हुई। मैं यह नहीं पूछूंगा कि आपने इतने सारे शून्य प्राणियों को कैसे मार डाला, लेकिन इस तथ्य का उपयोग करें कि आपने ऐसा किया। अपनी युद्ध भावना पर भरोसा रखें। ल्यूमिन ने सलाह की सराहना करते हुए सिर हिलाया। लेकिन मेरी शक्तियों को नियंत्रित करने के बारे में क्या? अज़रियल ने खाली कटोरे को देखकर निराश होकर अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया। मैंने अभी तुमसे कहा था, है ना? जैसे तुमने युद्ध की समझ विकसित की है, वैसे ही तुम अंततः मनुष्यों के विरुद्ध युद्ध के माध्यम से अपनी शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लोगे। अज़रियल ने आगे कहा, ज़रूर, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन मेरी राय में ये समय की बर्बादी होगी। भविष्य में तुम्हें अनगिनत जिंदगी मरण की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहाँ तुम्हें इंसानों से लड़ना होगा, चाहे उन्हें मारना हो या नहीं। धैर्यपूर्वक समय बिताने से ही तुम अपनी शक्तियों पर सही तरह से नियंत्रण पा सकोगे। ल्यूमिने थोड़ा निराश दिखे कि सलाह में कोई त्वरित समाधान नहीं था, लेकिन वह समझ गए कि अज़रियल ने ऐसा क्यों कहा था। मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। मुझे अधिक धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसके बावजूद सलाह अभी भी मूल्यवान थी। उसने अपने सामने वाले व्यक्ति से बहुत कुछ सीखा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसमें भी मेरी तरह युद्ध की समझ है। यद्यपि वह पूछना चाहता था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि न पूछना ही बेहतर है। जैसे ही ल्यूमिने ने अपना कटोरा उठाया, उसने देखा